देखो अच्छा, हम लोग आज जो हम लोग काम करेंगे वो तुम्हारा होगा पेपर रियल एनालिसिस। ठीक है, रियल एनालिसिस। रियल एनालिसिस। रियल एनालिसिस। देखो, ये जो पेपर है तुम लोग का फर्स्ट कोर्स है। रियल एनालिसिस का ये फर्स्ट कोर्स है। अभी जो हम लोग काम करेंगे ये तुम्हारा होगा रियल एनालिसिस का फर्स्ट कोर्स। ये सीसी क्या है बोलो? ये कौन सा सीसी है तुम लोग का? सीसी सर थ्री सर। सीसी सीसी थ्री। तुम लोग का ये क्या है पेपर? सीसी थ्री। सर DSCC3 सर। हाँ, डी एस सीसी थ्री। ठीक है, ऐसे नाम है ना? तो पेपर को नाम ऐसे कुछ ये है, सीसी सीसी थ्री, डी एस सीसी थ्री। हम्म अल्टीमेटली ये वाला पेपर क्या है तुम्हारा? सीसी थ्री। पेपर क्या है? सीसी थ्री। एनालिसिस का पेपर सीसी थ्री। तो सर यहाँ पे हम लोग क्या काम करेंगे? पहले इसके ऊपर बात कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग आ रहे हैं रियल एनालिसिस। देखो, क्या मैंने बोला था कि जो रियल एनालिसिस वाला जो कोर्स है ना, ये तुम लोग का तीन ठो पार्ट में बटा हुआ है। ये कोर्स जो है ये क्या है, तीन पार्ट में डिवाइडेड है। तीन पार्ट में क्या क्या डिवाइडेड है, थोड़ा सा एक बार बोल रहे पहले। हम्म ठीक है, रियल एनालिसिस में ना एकदम हड़बड़ी नहीं चलेगा। ये चैप्टर एक बहुत बड़ा ये जर्नी चलेगा ये। अच्छा, इसमें कोई भी हड़बड़ी हम लोग नहीं कर पाएंगे। इसमें एक भी चीज में हड़बड़ी नहीं चलेगा, क्योंकि ये बहुत एक लॉन्ग जर्नी होगा। ये मैथमेटिक्स ऑनर्स का सबसे बड़ा जर्नी यही होगा। ठीक है, ये अब चलेगा। ये जब तक ऑनर्स चलेगा या फिर जब तक तुम हायर स्टडी करते जाओगे, ये पेपर तुम्हारे लिए मेन पेपर हो जाएगा। तो इसमें हड़बड़ी नहीं करना है। बाकी पेपर जो है वो अलग बात है, उसके साथ इसको मैं कंपैरिजन करता ही नहीं, क्योंकि ये एक अलग पेपर है। अच्छा, सबसे ऊपर लेवल का पेपर है, इससे अच्छा पेपर और कोई नहीं हो सकता है। इसलिए इसको अच्छे से डील करना है। नहीं तो ये बहुत तुमको मतलब जो अच्छा तुमसे बिहेवियर या फिर तुमसे अच्छा ये करेगा, तो तुमसे अगर तुम उसको थोड़ा इग्नोरेंस करोगे तो बाद में ये प्रॉब्लम भी बहुत क्रिएट करेगा। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि जैसे जैसे मैं इसको कराऊंगा, मैं तो एक एक चीज को एकदम पूरा बेसिक से लेके ईच एंड एवरी चीज, कोई भी चीज मैं कोशिश करूंगा कि एक भी चीज ना छूटे। जितना सराउंडिंग में मैं जा सकता हूँ, जितना जरूरी है, हालांकि बात ये भी है जितना तुम लोग का जरूरी भी है। तो रियल एनालिसिस वाला जो फर्स्ट कोर्स है, यहाँ पे अगर हम लोग बोलेंगे कि जो यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं रियल एनालिसिस का जो पार्ट है, इसको तीन पार्ट में बांटा गया है। एक पार्ट तुम्हारा है रियल एनालिसिस वाला वन। रियल एनालिसिस वन माने कोर्स वन। मैंने इसको ऐसे हम लोग बोल सकते हैं, रियल एनालिसिस वन। रियल एनालिसिस वन। उसके बाद हो जाएगा रियल एनालिसिस टू। एंड उसके बाद हो जाएगा रियल एनालिसिस थ्री। टू एंड थ्री। तो ये वन वाला जो है, ये तुम लोग के लिए क्या है? पेपर सीसी थ्री शॉर्ट में। पेपर सीसी थ्री। सीसी थ्री। हाँ, अब यही तुम्हारा सेमेस्टर थ्री में ही तुम लोग कर रहे हो। सर सेम थ्री में कर रही है वाला बात। सेम थ्री। रियल एनालिसिस टू हो जाएगा तुम्हारा सेमेस्टर टू में। हाँ, सेमेस्टर सेमेस्टर फोर में। किसी का माइक्रोफोन ऑन है? डायरेक्ट सही से माइक्रोफोन म्यूट करो। हाँ, देखो तो यहाँ पे ये हो गया पेपर। ये पेपर होगा तुम्हारा पेपर सीसी फाइव। पेपर सीसी फाइव। सेमेस्टर क्या? सेमेस्टर फोर। सेम फोर। सेमेस्टर फोर। एंड रियल एनालिसिस थ्री। रियल एनालिसिस थ्री ये तुम्हारा चला जाएगा सेमेस्टर फाइव में, जो होता है पेपर सीसी इलेवन तुम लोग के लिए। न्यू सिलेबस में पैटर्न यही है। बाकी सेमेस्टर में, बाकी जो तुम लोग का पुराना सेमेस्टर में था ना, वो लोग का सेमेस्टर टू थ्री फोर में था। सेमेस्टर टू थ्री फोर में था।
ये पेपर क्या है? पेपर CC 11 सेम 4, यहाँ पे है ये सेम 5, ठीक है, सेम 5। माने अभी हम लोग जो काम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? रियल एनालिसिस का स्टार्टिंग से मान सकते हो कि हम लोग स्टार्टिंग का फर्स्ट 1/3 पार्ट पढ़ेंगे, 1/3 पार्ट यहाँ पे पढ़ेंगे, 1/3 पार्ट यहाँ पे पढ़ेंगे, या 1/3 पार्ट यहाँ पे पढ़ेंगे। ये पूरा 3 सेमेस्टर का ये 3 पेपर जब होगा, तब तुम्हारा रियल एनालिसिस फुल कंप्लीट होगा। अच्छा, तब तुम्हारा रियल एनालिसिस फुल कंप्लीट होगा। रियल एनालिसिस 1 सेमेस्टर 3 में जहाँ पे हम लोग खत्म करेंगे, उसके बाद ही रियल एनालिसिस 2 चालू होगा। मतलब रियल एनालिसिस 1 का जितना सारा चीज़ का नॉलेज है, रियल एनालिसिस 2 में यूज़ होगा, और रियल एनालिसिस 1 एंड 2 का जितना सारा चीज़ का नॉलेज है, वो 3 में यूज़ होगा। और एकदम फुल्ली यूज़ होगा, क्योंकि ये पेपर तो कोई अलग पेपर नहीं है। उसी पेपर का हम लोग, क्योंकि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर है, एक बड़ा पेपर है, बहुत कॉन्सेप्चुअल पेपर है, इसीलिए ये पेपर का ऐसे डिवाइड किया गया है, और कुछ बात नहीं है, इसीलिए ऐसे हम लोग इसको डिवाइड किया है। अब क्या-क्या चैप्टर है, उसको थोड़ा-सा बोलते हैं, उसके बाद हम लोग धीरे-धीरे आ रहे हैं। तुम लोग को सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4, सेमेस्टर 5 यही चीज़ अगर जब ओल्ड सिलेबस में था, तुम लोगों का तो एनईपी चल रहा है, एएनईपी सिस्टम में चल रहा है, एएनईपी ये वाला जो बात है, एएनईपी का बात है, एएनईपी पैटर्न में। और जब वो तुम लोग का पुराना जो सीबीसीएस सिस्टम में था, तो सीबीसीएस सिस्टम में ये होता था तुम्हारा सेमेस्टर 2 में ये वाला पार्ट सेम 2 में होता था, ये वाला पार्ट सेम 3 में होता था, ये वाला पार्ट सेम 4 में होता था। ये होता था सीबीसीएस सिस्टम में और सीबीसीएस सिस्टम, ठीक है? ये वाला पार्ट होता था सीबीसीएस सिस्टम में। उससे पहले होता था फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में। मतलब सीबीसीएस सिस्टम में फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर में ही सब कंप्लीट। तुम लोग के लिए देखो, ये तो क्या है, सेकंड ईयर में सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4 में भी सेकंड ईयर में, और सेमेस्टर 5 क्या है, थर्ड ईयर में। पहले टाइम में फर्स्ट ईयर में ही दिया गया था, फर्स्ट ईयर के सेकंड हाफ में, सेमेस्टर 2 में, सेमेस्टर 3 में, सेमेस्टर 4 में। थर्ड ईयर में ये लोग गया ही नहीं, सेकंड ईयर में कंप्लीट। और पहले टाइम में हम लोग के टाइम में था फर्स्ट ईयर में, अब ईयर वाइज जब था फर्स्ट ईयर में, उसके बाद सेकंड ईयर में, उसके बाद थर्ड ईयर में। तो ठीक है, ये तो जस्ट मैंने ये किया। अब क्या-क्या चैप्टर्स है, उसके ऊपर तो थोड़ा-सा जानना पड़ेगा कि क्या-क्या चैप्टर्स है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा-सा बोलते हैं, देन हम लोग ये करेंगे। सेमेस्टर 3 में जो हम लोग रियल एनालिसिस 1 पढ़ेंगे, जो हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे, ये वाला सेमेस्टर पे, इस पे हम लोग का जो फर्स्ट चैप्टर होगा, वो होगा तुम्हारा रियल नंबर के ऊपर। अच्छा, रियल नंबर, चैप्टर 1 होगा रियल नंबर, ये सब चैप्टर है, चैप्टर्स, चैप्टर्स। नंबर 1 फर्स्ट चैप्टर होता है रियल नंबर, रियल नंबर, क्योंकि बात है कि रियल एनालिसिस, तो यहाँ पे हम लोग जो काम करेंगे ना, वो सब पूरा रियल नंबर्स के ऊपर करते हैं। यहाँ पे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पे काम नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लोग जो भी काम करेंगे वो सब लाइन में करेंगे, रियल नंबर। माइनस इंफिनिटी, इंफिनिटी, यहाँ पे 0, 0 से जो बड़ा है वो पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, जो भी काम होगा, वो सब इसी के अंडर में होगा, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में हम लोग डिफरेंट डिफरेंट नंबर पढ़े हैं, नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ रैशनल नंबर, सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर्स, रैशनल प्लस इर्रेशनल, सब वो बात करेंगे हम लोग। सिर्फ पहले स्टार्टिंग में चैप्टर का नाम करते हैं, उसके बाद बुक्स का नाम करेंगे, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये सब पूरा आउटलाइन जानना चाहिए। नंबर 2, नंबर 2 हम लोग करेंगे, चैप्टर का नाम है सेट इन आर। मतलब आर के अंदर जो सेट है उसके ऊपर बात करना है। आर के अंदर जो सेट है ना, उसके ऊपर बात करेंगे, या फिर इसको बोलते हैं सेट इन आर, या फिर टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर्स। इस चैप्टर का नाम है टोपोलॉजी ऑफ रियल, टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर्स, टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर्स, या फिर इसको बोला जाता है सेट्स इन आर। माने आर में जो सेट है, उस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे यहाँ पे। अच्छा, उस पे हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। नंबर 3, सीक्वेंस, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स। अच्छा, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स, हम लोग सीक्वेंस पढ़ेंगे, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स। ऑब्वियसली यहाँ पे जो भी हम लोग काम करेंगे सब इनफाइनाइट सीक्वेंस होगा,
सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। नेक्स्ट होगा सीरीज ऑफ रियल नंबर्स, दैट मीन्स इनफाइनाइट सीरीज। नंबर 4, इनफाइनाइट सीरीज ऑफ रियल नंबर्स। तो ये 4 चैप्टर है तुम लोग, ये 4 तो चैप्टर है तुम लोग का सेमेस्टर 3 में। ये 4 चैप्टर, रियल नंबर्स, टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर्स, दैट मीन्स सेट्स इन आर, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स, इनफाइनाइट सीरीज ऑफ रियल नंबर्स। क्या क्या होगा बात वो मैं सब करूंगा। इसमें आ जाओ सेम 4। सेम 4 में तुम लोग का जो चैप्टर आ जाएगा, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। देखो तुम लोग बोलोगे सर लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी तो हम लोग पढ़े थे, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी तो हम लोग पढ़े थे, बट यहाँ पे जो ना, यहाँ पे हम लोग जो काम करते हैं, हम लोग यहाँ पे जो काम करते हैं वो काम होता है क्या, इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं हम लोग। मतलब यहाँ पे हम लोग लॉजिकल पार्ट के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं, एब्स्ट्रैक्टनेस के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं। मतलब हम लोग ग्रुप थ्योरी जब चालू करेंगे, तो लोग थोड़ा बहुत मैपिंग पढ़े हो, सेट रिलेशन मैपिंग पढ़े हो। सेट रिलेशन मैपिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट एक जगह है रियल एनालिसिस पढ़ने के लिए। तो सेट रिलेशन मैपिंग जो जगह था, सेट और मैपिंग वाला मेनली, रिलेशन भी ठीक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। ये 3 जगह टाइम के साथ साथ रिविजन करते रहो, क्योंकि वो सब जगह हम लोग का यूज होगा, बहुत यूज होगा। सेट रिलेशन और मैपिंग रियल एनालिसिस पढ़ने में, सिर्फ रियल एनालिसिस नहीं, मैथमेटिक्स के बहुत सारे जगह में वो यूज होगा। तो जैसे याद करो, रिलेशन मैपिंग हम लोग जब पढ़े थे, तो वहाँ पे मैंने क्या बोला था कि वो एक लॉजिकल पार्ट है, जहाँ पे हम लोग एब्स्ट्रैक्ट वे में सोचते हैं। एब्स्ट्रैक्ट वे में वहाँ पे कोई एक फिक्स्ड सोचने का तरीका नहीं होता है। वहाँ पे हम लोग लॉजिकल पार्ट में वाइड सेंस पे सोचते हैं। तो रियल एनालिसिस में भी हम लोग वही काम करेंगे। 11-12 में हम लोग क्या करते थे, 11-12 में हम लोग जब लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी जब पढ़ते थे, तो वहाँ पे लिमिट निकालना हम लोग का मेन टारगेट था। वहाँ पे लिमिट निकालना हम लोग का मेन टारगेट था, ठीक है। तो यहाँ पे बात क्या है, यहाँ पे लिमिट निकालना, लिमिट का वैल्यू निकालना हम लोग का मेन टारगेट नहीं है। लिमिट जो है उसका डेफिनेशन, उसका क्या क्या रिजल्ट्स है, क्या क्या प्रॉपर्टीज है, लिमिट के पीछे, मैंने मेन बात है यहाँ पे हम लोग रीजन के ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे। यहाँ पे हम लोग इंटरनल बात पे ज्यादा ध्यान देंगे। यहाँ पे हम लोग कोई कैलकुलेशन को ज्यादा, मतलब जैसे 11-12 में हम लोग क्या करते थे, लिमिट का वैल्यू निकालने में ज्यादा ध्यान देते थे, क्वांटिटी चेक वहाँ पे ये करने से ज्यादा ध्यान देते थे। यहाँ पे मेन बात क्या होगा, थ्योरेटिकल पार्ट के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। थ्योरेटिकल पार्ट, क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन के ऊपर भी हम लोग ध्यान देंगे, बट मेनली यहाँ पे फोकसिंग होगा थ्योरेटिकल बेस करके। जहाँ पे वहाँ पे हम लोग क्या किए थे, ओनली सिर्फ एप्लीकेशन बेस्ड काम किए थे। बट यहाँ पे एनालिसिस है, मतलब यहाँ पे तुमको क्या करना है, इन डेप्थ एक एक चीज को तुमको देखना पड़ेगा कि इसके पीछे क्या कारण है, नहीं है। वो सब चीज हम लोग यहाँ पे एनालिसिस, जैसे वहाँ पे, यहाँ पे अगर वहाँ पे तुम देखना, लिमिट जो हम लोग करते थे सिर्फ फॉर्मूला बेस पे कर लिए थे, लिमिट का फॉर्मूला। बट यहाँ पे हम लोग लिमिट बहुत कम निकालेंगे, ना के बराबर। यहाँ पे लिमिट चैप्टर जब हम लोग पढ़ेंगे ना, तो ना के बराबर लिमिट निकालेंगे। जैसे रियल नंबर बोले, रियल नंबर तो तुम लोग जानते हो कि रियल नंबर सर क्या होता है। बट यहाँ पे हम लोग रियल नंबर्स के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज वगैरह होता है, रियल नंबर में क्या क्या चीज इंटरनली होता है, क्या क्या इसके पास कैपेसिटी है, क्या क्या काम इस पे हम लोग कर सकते हैं, इसके इन डेप्थ एनालिसिस करके हम लोग यहाँ पे 11 से लेके 12 क्लासेस लेंगे, सिर्फ रियल नंबर्स के ऊपर, सिर्फ रियल नंबर्स के ऊपर, नंबर्स के ऊपर। उसके बाद तो टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर, मतलब इस पे जो जो डेफिनेशन वगैरह है, ओपन सेट क्या होता है, इंटीरियर पॉइंट क्या होता है, लिमिट पॉइंट क्या होता है, क्लोज सेट क्या होता है, वो तो सब हम लोग डिस्कशन करेंगे, इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे। तो इतना सारा बात क्लियर हो रहा है कि सर जो भी चैप्टर पढ़ना है उसके पीछे इन डेप्थ एनालिसिस है, इसीलिए इसका नाम है सर रियल एनालिसिस। इसीलिए इसका नाम क्या है, रियल एनालिसिस। लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, सर कोई कुछ हाँ बोलो। স্যার বলছি অ্যানালিসিস মানেটা কি? एनालिसिस माने की विश्लेषण, ও एनालिसिस की আচ্ছা, बोले, ঠিক আছে। एनालिसिस माने की विश्लेषण। तो बे, बंगाली में तो विश्लेषण बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी एनालिसिस को हिंदी में क्या बोलते हैं, वो भी ऐसे ही बोलते हैं ना, विश्लेषण। हाँ हिंदी में सर भी वही क्या, बोलते हैं। हिंदी में भी विश्लेषण ही बोलते हैं, ब्रेकअप करना, कुछ चीज को ब्रेक डाउन करना, ब्रेकअप करना, ब्रेक डाउन करना, कोई भी चीज को ब्रेकअप ब्रेक डाउन करना। अच्छा, उस चीज को एब्स्ट्रैक्ट सेंस पे सोचना, मतलब एक छोटा सा वर्ड है। अच्छा, तो छोटा सा वर्ड वर्ड को तुमको ब्रेक करना है, छोटा सा वर्ड को ब्रेक करना है, इंटरनली ब्रेक करना है, इंटरनली ब्रेक करना है। एनालिसिस मतलब तुम समझ पा रहे हो कि कोई भी एक चीज तुमको दिया जाता है, तुमको बोलता है कि इसके ऊपर मुझे एनालिसिस करके दो। अच्छा, मतलब तुमको अब क्या करना है, तुमको एनालिसिस करना है, मतलब जो भी टॉपिक दिया गया है सर, उसको सर बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह कलेक्ट करना है। उसके बाद इन डेप्थ एनालिसिस, इन डेप्थ एनालिसिस, एनालिसिस का मतलब है जो भी टॉपिक पढ़ेंगे उसके ऊपर हम लोग एक एक चीज को
देखेंगे कि उसके पीछे क्या कारण है, नहीं है। लिमिट तो हम लोग सिर्फ़ जानते थे कि लिमिट का मतलब है सर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। मतलब जब यहाँ पे सर एनालिसिस जुड़ गया ना, अब सर वो बात सर छोड़ दीजिए, वो बात है बट वो बात का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। वो बात का इम्पोर्टेंस अभी यहाँ पे उतना नहीं है क्योंकि हम लोग एनालिसिस पढ़ेंगे तो यहाँ पे डिटेल्स में हम लोग काम करेंगे, ठीक है? एब्स्ट्रैक्ट सेंस पे। तो यहाँ पे जो चैप्टर आएगा वो तुम्हारा होगा लिमिट, लिमिट यहाँ पे हम लोग ऐसे करते हैं 1, 2, 3, 4 इसमें 1 ना बोल के ना, इसमें चला जाता है चैप्टर्स या फिर ठीक है कोई बात नहीं। इसमें बोलता है ऐसे, इसमें जो चैप्टर आएगा, फर्स्ट यहाँ पे चैप्टर आएगा लिमिट। हाँ, जैसे लिख रहा हूँ वैसे लिखो। नंबर 2 सब लिखना है, जो भी बोल रहा हूँ सब लिखना है, क्योंकि ये कॉपी में ही सब हो जाएगा। ये कॉपी में ही तुमको जितना सारा बुक है सबका लिस्ट यहाँ पे मैं लिस्ट कर दूँगा। लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड लिमिट कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएबिलिटी लिमिट कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो सर पूरा सेम है सर, मत सिर्फ 3 चैप्टर सर, लिमिट कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी। सर ये तो जो सर क्लास 11 या 12 में हम लोग जो पढ़े थे, 12 में था ये ना? ये तुम लोग का लिमिट कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी कहाँ पे था? सर 12 11 में? సార్ లిమిట్ టైప్ ছিল আবার 12 এ हाँ, কম্পিউটার ছিল লিমিট কন্টিনিউটি প্রিন্সিপল हाँ, तो 12 में भी था। तो लिमिट कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो अगर मैं इसमें लिमिट क्वांटिटी डिफरेंशिएबिलिटी तुम लोग अगर इस पे बोले क्या बोलते हैं कि क्लास 11-12 के हिसाब से अगर बोलने जाए तो फिर वहाँ पे क्या करते थे? सर वहाँ पे और क्या करते थे? वहाँ पे सर लिमिट निकालने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते थे, राइट हैंड लिमिट निकालते सर दोनों का वैल्यू सेम आ गया माने लिमिट एक्सिस्ट हो गया। फॉर्मूला से हम लोग लिमिट को सॉल्व करते थे। क्वांटिटी में वही करते थे, क्वांटिटी में क्या करते थे? लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लिया, राइट हैंड लिमिट निकाल लिया और उस पॉइंट पे फंक्शनल वैल्यू का इक्वल देख लिया। अगर वो पॉइंट पे फंक्शनल वैल्यू के साथ लिमिटिंग वैल्यू इक्वल है, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स, अगर एफ सी के इक्वल हुआ तो क्वांटिटी वहाँ पे हम लोग खत्म कर दी। क्वांटिटी का काम वहाँ पे खत्म। डिफरेंशिएबिलिटी में क्या होता था? डिफरेंशिएबिलिटी में हम लोग इस लिमिट के ऊपर काम करते थे। लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, या फिर तुम लोग शायद ऐसे कियो लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एच ना। हाँ सर तुम लोग इस लिमिट पे काम करते थे, ठीक है? तुम लोग क्या करते थे? तुम लोग इस लिमिट पे काम करते थे, ठीक है? यहाँ पे ये बोल दो, ये एक्स नहीं बोलना चाहिए, यहाँ पे एफ सी प्लस एच एफ सी, ठीक है? एफ सी प्लस एच एफ सी, एफ सी प्लस एच एफ सी, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग लिमिट पे जब काम करते थे, डेरिवेटिव पे ही काम करते थे, या फिर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल लिया, राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल लिया। अगर वो दोनों सेम हो गया तो हम लोग क्या बोलते थे? द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। तो उतना सारा हम लोग यहाँ पे काम करते थे, डिफरेंशिएबिलिटी में जब हम लोग काम करते थे। उससे वहाँ पे खत्म हो गया। बट यहाँ पे हम लोग जब लिमिट कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में काम करेंगे, तो जब ये वर्ड जुड़ गया ना एनालिसिस, तब हम लोग यहाँ पे इन डेप्थ काम करेंगे। यहाँ पे करीबन 12 क्लासेस होता है। यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी पे 22 से 23 क्लासेस होता है। यहाँ पे भी अप्रोच हुई 21 से 22 क्लास। तो देखो यहाँ पे तुम देख पा रहे हो कि अप्रोक्स 55 से लेके 60 क्लासेस चला जाता है सिर्फ इसके ऊपर एनालिसिस करने में ही। तो बात वही है कि यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन सेंट्रिक, कुछ फार्मूला सेंट्रिक हम लोग क्वेश्चन करके ये वाला काम नहीं करेंगे। हालांकि तुम लोग को लग रहा है सर लिमिट क्वांटिटी डिफरेंशिएबिलिटी तो हम लोग कैलकुलस में जब पढ़े थे तो वहाँ पे तो एप्लीकेशन बेस पे पढ़े थे, फार्मूला बेस करके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते थे। बट यहाँ पे हम लोग का काम क्या है? उसी चीज का थ्योरेटिकल एब्स्ट्रैक्ट सेंस पे काम करना, लॉजिकल पार्ट, अल्टीमेटली बोलना चाहिए सर लॉजिकल पार्ट, लॉजिकल पार्ट से हम लोग काम करना चाह रहे हैं। तो ये लिमिट क्वांटिटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का यहाँ पे ये बात हुआ। और जब हम लोग सेमेस्टर 5 में जाएंगे, माने जो रियलिसिस का कोर्स 3 है, माने फाइनल कोर्स रियलिसिस का, इस पे जो हम लोग देखना है यहाँ पे नंबर 1, यहाँ पे हम लोग देखते हैं रीमान इंटीग्रेशन, रीमान इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन, रीमान इंटीग्रेशन, ठीक है? ये एकदम पूरा सीक्वेंशियली बात है, सीक्वेंशियली बात है। पहले लिमिट करते हैं, जनरली हम लोग पहले लिमिट करते हैं, उसके बाद क्वांटिटी करते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं एंड एंडिंग में हम लोग क्या करते हैं? फंक्शंस का इंटीग्रेशन करते हैं, फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं। अब देखो रीमान इंटीग्रेशन, तुम लोग इंटीग्रेशन किया हो, तुम लोग क्या किए हो कि इंटीग्रेशन सर आया, उसको फॉर्मूला से सर हम लोग निकालते थे, इंटीग्रेशन का वैल्यू निकालते थे। अब वो जो इंटीग्रेशन का वैल्यू है
वो फॉर्मूला का जो डेरिवेशन है वो कहाँ से आया, उसके पीछे क्या लॉजिक है, एक फंक्शन रायमन इंटीग्रेबल है या नहीं है। हम लोग जो फॉर्मूला किए थे वो तो सब इंटीग्रेबल फंक्शन पे किए थे, बट एक फंक्शन इंटीग्रेबल कब है, नहीं है, अगर इंटीग्रेबल है तो उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज वगैरह आएगा, क्या क्या रिजल्ट वगैरह आएगा, क्या क्या रिजल्ट वगैरह आएगा। ठीक है, तो उसके ऊपर हम लोग ये देखेंगे, मतलब इफेक्ट साइड इफेक्ट जितना सारा चीज है, अगर एक मेडिसिन लिया जा रहा है तो उसका इफेक्ट साइड इफेक्ट जितना सारा चीज है उसके लिए डॉक्टर ही अच्छे से ये कर पाएगा, क्योंकि उसको वो चीज पूरा वो इन डेप्थ पढ़ा है कि इसका मैकेनिज्म ये चलता है, इसके साथ ये सब चीज इंटरलिंक्ड है, अगर ये हुआ है तो इसके साथ ये होगा, दूसरा वाला तो हो ही नहीं सकता क्योंकि उसके साथ इसका इंटरलिंक्ड है ही नहीं। तो एनालिसिस है वहाँ पे। रायमान इंटीग्रेशन में हम लोग यहाँ पे करीबन 2 मंथ, इसमें करीबन मानो के अप्रोक्स 30 से लेके 32 अप्रोक्स यहाँ पे क्लासेस होता है, मिनिमम 35 भी कभी कभी चला जाता है। रायमान इंटीग्रेशन सिर्फ इंटीग्रेबिलिटी के ऊपर काम करते हैं हम लोग वहाँ पे। देखेंगे तो सर मैक्सिमम ही अगर तुम देखोगे तो सिर्फ 4 या 5 क्लास में ही सिर्फ हम लोग इंटीग्रेशन का वैल्यू निकालते हैं। 4 या 5 क्लास ऐसा होगा जहाँ पे हम लोग इंटीग्रेशन का सिर्फ वैल्यू निकालेंगे। बाकी काम क्या होगा सर, बाकी काम फुल्ली थ्योरेटिकल सेंस पे होगा। मतलब इंटीग्रेशन का वैल्यू निकालना हम लोग का वहाँ पे मेन काम नहीं है। ठीक है, इंटीग्रेशन का वैल्यू निकालना हम लोग को मेन काम नहीं है। मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि क्वेश्चंस करना मेन काम नहीं है, पहले उसका जो कॉन्सेप्ट है उस पे, मतलब अगर तुम्हारा डेप्थ अच्छा है, तुम्हारा अगर फंडामेंटल अच्छा है तो तुम कोई भी जगह पे तुम अप्लाई कर सकते हो। एक दो क्वेश्चंस करके तुम कोई एग्जाम क्रैक कर, मतलब छोटा मोटा हो सकता है, बट अगर तुम्हारा सब्जेक्ट अच्छा है तो तुम एकदम अच्छे से काम कर पाओगे। तो सेम बात यहाँ पे है, यहाँ पे हम लोग फंडामेंटल के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं। फंडामेंटल क्या, थ्योरेटिकल सेंस पे। फंडामेंटल हम लोग क्या करते हैं इन थ्योरेटिकल सेंस, उसके साथ साथ हम लोग जब थ्योरेटिकल सेंस डेवलप होगा एंड उसके साथ साथ हम लोग उसका एप्लीकेशन पे जब आते हैं क्वेश्चंस करते हैं। रायमान इंटीग्रेशन एंड देन सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन देख पा रहे हो यहाँ पे, सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस। देखो एक चैप्टर हम लोग यहाँ पे बोले थे, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स। वही चैप्टर जब यहाँ पे आ गया तो क्या है, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन। यहाँ पे नंबर का सीक्वेंस चल रहा है, 1, 1/2, 1/3, 1/4, ये सीक्वेंस है नंबर का। अब सीक्वेंस क्या होगा फंक्शंस का, x² 2, x³ 3, x⁴/4 एंड सो ऑन। अच्छा एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे सीक्वेंस क्या है, फंक्शंस का। तो सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर का नॉलेज पूरा यहाँ पे यूज होगा। सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर का नॉलेज तो सिर्फ यहाँ पे नहीं, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर जब जहाँ जहाँ चालू हुआ ना, तो इनफाइनाइट सीरीज के ऊपर यूज होगा, क्योंकि सीरीज को हम लोग सीक्वेंस के साथ कनेक्ट करेंगे। लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में जो जो काम करेंगे ना, ऑल जितना सारा काम है सबको सीक्वेंस से किया जा सकता है। सबको हम लोग सीक्वेंस से देखेंगे, सीक्वेंशियल क्राइटेरिया फॉर लिमिट, सीक्वेंशियल क्राइटेरिया फॉर कॉन्टिन्यूटी। मतलब सीक्वेंस वहां पे तब एक लैंग्वेज हो जाएगा। हम लोग कोई भी चैप्टर को पढ़ने जाएंगे ना तो सीक्वेंस एक लैंग्वेज है, सीक्वेंस को यूज करके हम लोग वो काम को कर सकते हैं, अदरवाइज वो काम करना हम लोग के लिए उतना आसान नहीं होगा। तो सीक्वेंस का नॉलेज इसलिए बहुत जरूरी पड़ता है। और ये रियल नंबर जो है, ये तो उसका बेस चीज है, क्योंकि रियल एनालिसिस पढ़ रहे हो तो रियल नंबर होगा। और इसके अंदर जो हम लोग पढ़ते हैं, इंटीरियर पॉइंट क्या होता है, लिमिट पॉइंट क्या होता है, ओपन सेट क्या होता है, क्लोज सेट क्या होता है, डिराइव सेट क्या होता है, वो सब के ऊपर हम लोग थ्योरी वगैरह पढ़ेंगे। वो सब यहाँ पे यूज होगा, वो सब यहाँ पे यूज होगा। मतलब ऐसा कोई चीज है ही नहीं जिसका यूज होगा नहीं, ऐसा कोई नहीं है कि एक एक चीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, इसका पूरा नॉलेज हम लोग वही चैप्टर में कर लेते हैं, सिर्फ यहाँ पे फंक्शन आ गया। अच्छा, तो फंक्शन आ गया तो यहाँ पे लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी का भी बात होगा। इसलिए फंक्शन वाला जो चैप्टर है ना, मैं तुम लोग को बार बार बोल रहा हूँ, फंक्शन वाला जो चैप्टर है, मैपिंग वाला जो चैप्टर है, उसको अच्छे से पढ़ना। इंजेक्टिव क्या, सर्जेक्टिव क्या, बाइजेक्टिव क्या, ये सब बहुत जरूरी है। इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव, बाइजेक्टिव एक मैपिंग का तो चीज बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। तो एंड नेक्स्ट क्या है, सीरीज ऑफ फंक्शन। नेक्स्ट क्या है हम लोग, सीरीज ऑफ फंक्शन, सीरीज ऑफ फंक्शन। हालांकि पहले इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन बोलना चाहिए था, बट ठीक है कोई बात नहीं। इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन हम लोग रायमन इंटीग्रेशन से पहले अगर इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन बोलते ना तो अच्छा होता, क्योंकि इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन, हालांकि मैं इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन में एंड में कराता हूँ, इसीलिए मैंने वो थोड़ा सा ही किए। अदरवाइज तुम अगर यहाँ पे इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन करोगे तो अच्छा होगा देखने में। इम्प्रॉपर इंटीग्रल, इम्प्रॉपर इंटीग्रल वो मैंने सीक्वेंस से ये बोल दिया, क्योंकि रायमन के साथ हम लोग सीक्वेंस ऑफ फंक्शन तब चालू करते हैं। इम्प्रॉपर इंटीग्रल, इंटीग्रल सीक्वेंस ऑफ फंक्शन। अभी इसके ऊपर कुछ बोलेंगे नहीं, क्योंकि मुझे आज मेन जगह पे जाना है। मैं जिस चैप्टर का नाम इसलिए लिख दे रहा हूँ ताकि तुम लोग को मालूम चले कि फुल लिनियर एनालिसिस कोर्स में हम लोग क्या क्या करेंगे। नंबर 5 पावर सीरीज, नंबर 5 इज पावर सीरीज। पावर सीरीज एंड जो लास्ट है वो तुम्हारा है फोरियर सीरीज।
ठीक है, पावर सीरीज एंड फूरियर सीरीज, फूरियर सीरीज। तो देखो इतना में कंप्लीट होगा तुम्हारा पूरा रियलिसिस का कोर्स। ये सब इसमें चैप्टर है, ये चैप्टर्स क्या है रियलिसिस 3 में, मैंने सेमेस्टर 5 में। तो देखो टोटल कितना चैप्टर आ रहा है, टोटल तुम लोग अगर देखोगे टोटल चैप्टर सर आ रहा है आपका, कितना चैप्टर है टोटल, काउंट करने से कितना चैप्टर दे रहा है ये लोग, बोलो। सर 13। 13 चैप्टर आ रहा है सर, टोटल करने से यहाँ पे 13 चैप्टर आ रहा है, टोटल करने से क्या आ रहा है 13 चैप्टर आ रहे हैं। यहाँ पे 4 चैप्टर, यहाँ पे टोटल 4 चैप्टर है, यहाँ पे टोटल 3 चैप्टर है, यहाँ पे 6 चैप्टर है। टोटल 13 चैप्टर होगा तो तब जाके रिएनालिसिस जो पेपर है ये फुल खत्म होगा। टोटल ये रिएनालिसिस का 3 पेपर होता है, ऑलमोस्ट सभी यूनिवर्सिटी में यही पैटर्न फॉलो किया जाता है। ठीक है, तो अब चलो अब थोड़ा सा बुक के बारे में बोलते हैं। अब थोड़ा सा पहले बुक के बारे में बोल देते हैं, उसके बाद रियल को पढ़ने के लिए कौन सा चीज अगर सर नॉलेज होना चाहिए, या फिर जो पढ़ चुके हैं हम लोग उसमें से कौन सा चीज अगर देखे तो अच्छा होगा, उस सब पे थोड़ा बात करेंगे। उसके बाद हम लोग ये चैप्टर पे चालू करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर पढ़ने के लिए स्टार्टिंग का कुछ चीज नॉलेज चाहिए जो हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं, जो हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। अब तुम लोग एक बात बोल रहा था शायद फर्स्ट सेम में ही बोले थे ना, एक पेपर आता है मैथमेटिकल लॉजिक, जो पेपर तुम लोग को ना देके किसको दे दिया, ये पेपर किसको दे रहा है, मैथमेटिकल लॉजिक वाला पेपर सर आर्ट्स सिर्फ दर। आर्ट्स को दे रहा है। कि बोल रहा है नहीं साइंस वाला जो बच्चे लोग है उसका तो लॉजिक अच्छा होता है इसलिए साइंस लेके वो लोग पढ़ रहा है, और आर्ट्स वाला का बच्चे का लॉजिक खराब है तो उसको दे दो मैथमेटिकल लॉजिक। बट ये सब्जेक्ट असल में अगर देखने जाओगे ये सब्जेक्ट सबको होना चाहिए था, मतलब तुम लोग को मेनली होना चाहिए था, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैथमेटिकल लॉजिक, हालांकि साथ ही साथ हम लोग बोल देंगे जो जो टॉपिक्स पढ़ेंगे उसके साथ साथ हम लोग लॉजिक के ऊपर काम करते जाएंगे, लॉजिक के ऊपर काम करते जाएंगे। मतलब जो लॉजिक वाला जो काम हम लोग थोड़ा बहुत हम लोग किए थे कि इफ एंड ओनली इफ क्या होता है, कॉन्वर्स क्या होता है, कॉन्ट्रापोजिटिव क्या होता है, नेगेशन क्या होता है किसी स्टेटमेंट का। हालांकि मैं ईच एंड एवरी जगह को बोल दूंगा जो जो लॉजिक होगा ना, तो मैं साइड साइड में बोल दूंगा कि देखो ये लॉजिक है। लॉजिक का मतलब क्या होता है बोलो तो लॉजिक इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि कोई भी चीज जब तुम करने जाते हो ना तो बोलते हैं ना कि ये इसका लॉजिक बहुत अच्छा है, इसका लॉजिक बहुत अच्छा है इसलिए ये मतलब अपने कोई भी काम को बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज वे से कर पाता है। तो मैथमेटिक्स का अगर काम करना है तो मैथमेटिक्स का लॉजिक चाहिए, बिजनेस का लॉजिक थोड़ी चाहिए। बिजनेस का लॉजिक मतलब बहुत जन होता है जो बिजनेस में बहुत शातिर है, उसको मालूम है बिजनेस में कैसे क्या मुझे डील करना है, कैसे किस टाइम में कौन सा डील करना है नहीं करना है, वो लॉजिक अगर अच्छा होगा तो तुम अच्छे से बिजनेस कर पाओगे। सेम बात यहाँ पे मैथमेटिकल लॉजिक का बात है, मैथमेटिकल लॉजिक का बात है। कोई क्रिकेटर है वो उसका कैप्टनसी उसका लॉजिक बहुत अच्छा है इसलिए वो इस हिसाब से परफॉर्म कर पाया है। तो लॉजिक हर एक जगह पे यूज होता है। तो यहाँ पे हम लोग लॉजिक बात कर रहे हैं मैथमेटिकल लॉजिक, मतलब मैथमेटिक्स को पढ़ने के लिए जो लॉजिक यूज किया जाता है, ए प्रोसेस यूज किया जाता है, उसका ए कॉन्स्ट्रक्शन है तो वो मुझे जानना पड़ेगा। कोई प्रूफ अगर है तो उसको डायरेक्ट प्रूफ कर सकते हैं, कोई प्रूफ अगर है हम लोग डायरेक्ट प्रूफ कर सकते हैं। कभी कभी हम लोग याद करो प्रूफ करते थे ना, कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूफ किए थे तुम लोग कभी भी, कॉन्ट्राडिक्शन से हाँ किए थे। हाँ क्या बोलो, हाँ तक ही है। किए थे। तो कॉन्ट्राडिक्शन वाला जो प्रूफ किए थे, अब तो हम लोग यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन वाला प्रूफ एकदम रियल एनालिसिस में कॉन्ट्राडिक्शन वाला जो प्रूफ है वो तो भर देंगे एकदम, बहुत सारा प्रूफ होगा। मान से कॉन्ट्राडिक्शन एक टेक्निक है, देखो कॉन्ट्राडिक्शन एक टेक्निक है प्रूफ का, कि कोई प्रूफ करना है उसका उल्टा लेके चलो, कोई प्रूफ करना है उसका उल्टा लेके चलो, ठीक है उसका उल्टा लेके चलो। अच्छा, कोई भी प्रूफ करना है, किसी एक आदमी से तुमसे बात कर रहे हो, अब तुमको लगा नहीं चलो उसको मान ही लेते हो, अच्छा आदमी लेके तुमने या फिर तुमने मान लिया उसको खराब आदमी है। उसके बाद तुमसे तुमने हर एक दिन उससे बात किया, ये किया, अरे बात तो गलत हो रहा है, ये तो जो जो उसका बिहेवियर है उसके चलने फिरने का ये है, ये तो कोई खराब आदमी का कोई भी गुण नहीं दिखाई दे रहा है। तो मैंने जो सोचा था वो कॉन्ट्रडिक्शन था, कॉन्ट्रडिक्शन आ गया क्योंकि अच्छा आदमी खराब आदमी में एक कैरेक्टर दिखता है कि ऐसा ऐसा वो चाल चल में उसको दिखेगा, तो वही बात है कॉन्ट्रडिक्शन मतलब क्या, तुम कोई चीज मान ले रहे हो। अच्छा, तुमको कोई चीज दिखाना है, तुमको एक चीज दिखाना है, तुम उसको उल्टा मान लो, उल्टा मानने से तुम क्या देखोगे, उल्टा मानने से तुम क्या देखोगे कि कहीं ना कहीं पे तुमको ऐसा कुछ चीज मिलेगा जो एक इम्पॉसिबल चीज है। तो इसलिए हुआ था तार का, ये तुमने उसका उल्टा माना था, वो होता है कॉन्ट्रडिक्शन का टेक्निक। ठीक है, कॉन्ट्रडिक्शन का वो टेक्निक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात हम लोगों ने किया। उसके बाद आ जाओ कि क्या बुक्स वगैरह लेंगे, बुक्स वगैरह लेंगे, बुक्स क्या लगेगा, बुक्स फॉर रियल एनालिसिस। फर्स्ट जो बुक होगा मापा का, फर्स्ट जो बुक होगा वो क्या होगा, मापा, इसके मापा, इसके मापा का बुक। थोड़ा सा थोड़ा सा- थोड़ा सा-
नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू रियल एनालिसिस, इंट्रोडक्शन टू रियल एनालिसिस, एसके मापा, एसके मापा। एसके मापा। जो भी बुक लेना, एसके मापा वाला बुक जो लेना है वो न्यू एडिशन वाला ही लेना है, हाँ, क्योंकि नया बुक लेने से थोड़ा अच्छा भी होता है, पढ़ने में अच्छा लगता है। तो यहाँ पे कोशिश करना, ये वाला बुक अगर ले रहे हो तो नया वाला बुक लेना। 9th एडिशन अभी तक आया है, 8th एडिशन भी ले सकते हो, बुक में कोई दिक्कत नहीं है। 6, 7 एडिशन में बाकी सब में कंटेंट सेम है। नया वाला बुक लेने से क्या होता है, थोड़ा सा पढ़ने में अच्छा लगता है, क्योंकि नया वाला बुक का एक अलग ही एक फीलिंग आता है, उसका अलग ही खुशबू रहता है। पुराना वाला बुक में पढ़ने में मजा नहीं आता है, कोई ना कोई दाग दे के रखा है उस बुक में। तो इसलिए ये वाला बुक तो नया लेना, एक ही बुक लेना है, ये बुक लेना है, बहुत अच्छा सा बुक है। उसके साथ और एक तो बुक है, ये दोनों बुक को मैं सेम लेवल में रखता हूँ। और ये दोनों बुक, ये तुम लोग तो ले रहे हो, साथ ही साथ ये जो दूसरा वाला बुक है, ये भी बहुत अच्छा बुक है, सेम नाम है, इंट्रोडक्शन टू रियल एनालिसिस। ये क्या कर दिया मैंने, इंट्रोडक्शन टू रियल एनालिसिस, सेम बुक है, आर जी बार्टल, रॉबर्ट जी बार्टल। हाँ, सर এটা ফরেন बार्टल। বুক। हाँ, फॉरेन बुक, बट ये बहुत अच्छा बुक है। ये वाला बुक जो है ना, ये फॉरेन में सबसे अच्छा बुक है, क्योंकि जो जितना सारा एग्जाम है ना, मैथमेटिक्स का जो हायर मैथमेटिक्स का एग्जाम है, एक क्वेश्चन ना इसी बुक से छाप देता है, इसीलिए ये बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डोनाल्ड आर सावर्ट, ठीक है, डोनाल्ड आर सावर्ट। तो ये आर जी बार्टल एंड डोनाल्ड आर सावर्ट, विले पब्लिकेशन का है। इसका 4th एडिशन, शायद 5th एडिशन नहीं है, इसका 4th एडिशन है। इसका शायद अभी के लिए 9th एडिशन आ चुका है, इसका 9th एडिशन तक आ चुका है, और इसका शायद 4th एडिशन तक ही अभी है। तब एक बार देख लेना 5th एडिशन निकला या नहीं निकला है। 4th एडिशन तक ही शायद है इसका, 4th एडिशन तक ही है। हम्म ये दो बुक को अगर अच्छे से फॉलो कर सकते हो, तो मेरा मानना है कि और कोई बुक तुमको नहीं चाहिए। अगर एक ही बुक फॉलो करना है तो किसको करना है, ये मापा, क्योंकि मापा इसलिए फॉलो करना है क्योंकि ये बुक मतलब हम लोग के इंडिया के लिए बहुत ही एक अच्छा बुक माना जाता है। और अगर तुम ओवरऑल अगर देखने जाओगे, इस बुक को भी बहुत फॉलो किया जाता है। तो तुम लोग अगर एक बुक लेना चाह रहे हो तो इसी बुक को हार्ड कॉपी में ले लेना। हालांकि सॉफ्ट कॉपी इसका लेटेस्ट एडिशन वाला सॉफ्ट कॉपी है, अगर तुमको लग रहा है ऐसा नहीं से ये भी बुक लेना है तो उसका तुम प्रिंट आउट निकाल सकते हो। इसका प्रिंट आउट निकाल लोगे तो सस्ते में पड़ जाएगा ये, ठीक है, इसका प्रिंट आउट सस्ते में पड़ जाएगा। एक बड़ा वाला पेज में जो हम लोग का बुक होता है, तो छोटा साइज का बुक होता है ना, छोटा छोटा पेज, तो तुम क्या कि एक पेज में 2 पेज का अगर कर लोगे ना, तो खर्चा कम पड़ जाता है। एक पेज में 2 आ जाता है, हाँ, एक पेज में तुम अगर क्या करते हो, एक बुक का दो স্যার पेज আমার कर কাছে लिए। আছে এক বইটার পিডিএফ। हाँ, ये पीडीएफ আছে, আমি পাঠিয়ে দেবো, হ্যাঁ, এই বুকটার পিডিএফ আমি পাঠিয়ে দেবো। মানে আমার ঠিক আছে, চ্যানেলে আছে, চ্যানেলটা সেই ছিল আর কি। हाँ हाँ, टेलीग्राम चैनल আছে দেখবে, टेलीग्राम ঠিক। चैनल আছে। टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल में देखना, ई बुक का पीडीएफ है। नंबर 3 में आ जाओ। नंबर 3 में शांति नारायण, एलिमेंटरी रियल एनालिसिस, एलिमेंट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ रियल एनालिसिस, रियल एनालिसिस। क्या है यहाँ पे, शांति नारायण, शांति नारायण, इसका भी पीडीएफ है, सबका पीडीएफ है, पीडीएफ सबका है। बट हार्ड कॉपी ये वाला लेना ही है, ये वाला हार्ड कॉपी लेना है। अच्छा, अभी अभी क्या लगेगा आपको, मैं जब पढ़ाऊंगा तुमको, तुम लो या ना लो, बट मैं बोलता हूँ कि तुम अगर तुम्हारे पास अगर एक बुक रहना चाहिए, तुमको लग रहा है सर मैं मुझे बुक, तो इस बुक में मतलब तुम रखो, मैं तो एक एक चीज को लिख के कराऊंगा, बट तब भी मैं बोलता हूँ ये वाला बुक तभी लेना, आज लो, कल लो, 10 दिन बाद लो, पूजा के बाद लो, 2 महीना बाद लो, बट लो ये वाला बुक। ऑनर्स होने के बाद नहीं लेना, ऑनर्स होने के बाद लेने का क्या फायदा। স্যার शांति বলছি नारायण। যে ওই যে এসকে মাপার যে বইটা, ওই বইটার हम्म মধ্যে কি 1 2 3 তিনটেই পেয়ে যাবো রিয়েল অ্যানালিসিস? हाँ हाँ, एकदम एकदम, है, ये तीनों ही तुमको मिलेगा। रियल एनालिसिस जो भी बुक बोल रहे हैं ना, वो बुक जो है
ये फुल कोर्स है उसका, बुक में फुल कोर्स है। हम लोग क्या करेंगे, उस बुक का फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे सेमेस्टर 3 में, बीच वाला मिडिल वाला पार्ट पढ़ेंगे सेमेस्टर 4 में, और एंड वाला पार्ट सेमेस्टर 5 में। तो जो इसके पापा वाला बुक है वो 3 सेमेस्टर में जाएगा, सेमेस्टर 3 में भी यूज होगा, सेमेस्टर 4 में, सेमेस्टर 5 में। तो स्टार्टिंग से तुम अगर देखोगे, स्टार्टिंग चैप्टर तुम्हारा अभी होगा, मिडिल वाला चैप्टर तुम्हारा सेमेस्टर 4 में होगा, उसके बाद 5th सेम में। शांति नारायण और भी है इसके साथ, राय सिंघानिया है, बट मेनली शांति नारायण बोलने से ये तुमको बुक दे देगा, मिल जाएगा, राय सिंघानिया, एमडी राय सिंघानिया। एमडी राय सिंघानिया वाला वो जो तुम्हारा ओडी वाला जो बुक है, एमडी राय सिंघानिया का जो ओडी वाला बुक है वो तो भयानक बुक है। वो बुक मतलब क्या बोलते हैं कि इंडिया में मतलब सभी यूनिवर्सिटी में यूज करता है वो वाला बुक। डिफरेंशियल इक्वेशन का बेस्ट बुक है, बट वो बुक बाइबल जैसा है, इतना सारा क्वेश्चन है, इतना सारा क्वेश्चन है, तुमको भी देख के लगेगा सर ये इतना सारा क्वेश्चन कैसे करेंगे हम लोग। क्योंकि अप्लाइड मैथमेटिक्स है, अप्लाइड मैथमेटिक्स में क्वेश्चन ही ज्यादा करना पड़ता है, वहां पे क्वेश्चन करना पड़ता है, यहाँ पे क्या यार में बैठ के तुम सिर्फ सोचो, रियलिसिस सोचो, ज्यादा सोचो, मैंने जो जितना सोचेगा उतना इस पे काम हो पाएगा। और ओडी ओडी क्या है, मेथड है, ज्यादा क्वेश्चन करते जाओ, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन करते जाओ। ठीक है, तो एलिमेंट ऑफ एनालिसिस यहाँ पे एक बुक आता है नंबर 4, मलिक एंड अरोड़ा, मलिक एंड अरोड़ा का, ये भी बहुत एक अच्छा बुक है, मलिक एंड अरोड़ा। या फिर इससे अच्छा अगर ये वाला बुक देखोगे तो अच्छा होगा। हाँ, ठीक है, ये वाला बुक ले लो। हाँ, मैथमेटिकल एनालिसिस, मैथमेटिकल एनालिसिस, मैथमेटिकल एनालिसिस बाय मलिक, एस सी मलिक, मलिक एंड अरोड़ा, मलिक एंड अरोड़ा। ये सब बुक बहुत यूज होता है वाइड सेंस पे, ये दिल्ली में बहुत यूज होता है ये वाला बुक, मलिक एंड अरोड़ा। ठीक है, और नंबर 5, ये जितना सारा बुक है, ये जितना सारा बुक है, ये जो बुक है जितना सारा, ये बुक सब मैक्सिमम ही जो राइटर है, वो जो बुक से ज्यादातर इसको, मैंने जिस बुक से ये लोग इंस्पिरेशन लिया है, वो बुक है तुम्हारा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल एनालिसिस बाय वाल्टर रूडिन। तो ये इसका भी पीडीएफ है, पीडीएफ, हालांकि सभी का पीडीएफ है मेरे पास। अच्छा, प्रिंसिपल्स ऑफ मैथमेटिकल एनालिसिस बाय वाल्टर रूडिन, वाल्टर रूडिन। बट ये सब बुक में क्या नहीं है, ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं रहता है, ज्यादा थ्योरी का प्रूफ नहीं रहता है। अच्छा, वो लोग ट्रिवियल बोल के मतलब ये कर देते हैं। अच्छा, इन डिटेल्स में नहीं रहता है, इन डिटेल्स में इसके मापा में एकदम इन डिटेल्स में है, काम कर सकते हो। मालिक अरोड़ा भी अच्छा है, शांति नारायण भी अच्छा है, बट तुम लोग अभी के लिए वही बुक ले लो, और कुछ नहीं है। जब मैं जस्ट बुक लिख दे रहा हूँ ताकि अगर कोई फॉलो करना चाहते हो तो कर सकते हो, क्योंकि ये सब बुक अच्छा बुक आता है। नंबर 6, ये बेसिक कोर्स इन रियल एनालिसिस, ए बेसिक कोर्स इन रियल एनालिसिस, अजीत कुमार एंड एस कुमार सेन, अजीत कुमार एंड एस कुमार सेन, एस कुमार सेन, ए बेसिक कोर्स ऑफ रियल एनालिसिस। ठीक है, ये सब बुक ही और बुक है, बट अभी के लिए हम लोग और यहाँ पे ये नहीं करेंगे, और एक तो लिख देते हैं, ये भी लिख देना चाहिए, उसके बाद हम लोग छोड़ देंगे। रियल एनालिसिस नंबर 7, रियल एनालिसिस बाय रूडिन, रियल एनालिसिस बाय रूडिन। ये सब सभी सभी बहुत ही अच्छा अच्छा बुक है ये सब बुक, मतलब कोई भी नाम ये सब नाम किसी मतलब सब जगह पे पॉपुलर राइटर में आता है। ये कोई ऐसे मैं लोकल ऑथर वाला नाम नहीं बोल रहा हूँ, ये जितना सारा मैंने राइटर बोला वो सब पॉपुलर राइटर है। रूडिन, अच्छा, रूडिन, एनालिसिस बाय रूडिन, ये पीयरसन पब्लिकेशन का है, पीयरसन पब्लिकेशन, पीयरसन पब्लिकेशन, सबका पीडीएफ वगैरह है, मैं पीडीएफ वगैरह सबका ही दे दूंगा, ईच एंड एवरी बुक का पीडीएफ वगैरह दे दूंगा, तुम लोग उसको डाउनलोड करके अपने ड्राइव में रख लेना, ताकि बाद में ना गायब हो जाए। ठीक है, तो ये सब बुक वगैरह मैंने बोल दिया। चलो अभी के लिए हम लोग बुक वगैरह तो बोल दिया, अभी चले आते हैं इस टॉपिक को स्टार्ट करना।
टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। एक बार रुक जाकर इस बुक को भी थोड़ा सा लिख दीजिए, ये लास्ट एक वाला लिख दो, लास्ट ये वाला भी बुक ने बोलना चाहिए था, ये वाला बुक, क्योंकि ये बुक ना बोलेंगे तो मैंने ये जो लिस्ट है ये हो जाएगा, क्या बोले तो लिस्ट जो है वो पूरा नहीं हो पाएगा, तब जाके ये लिस्ट पूरा ऑलमोस्ट पूरा हो जाएगा। उसके बाद जो एक दो छोटा मोटा बुक छूट भी गया, छोटा मोटा नहीं बोलना चाहिए, मतलब इसमें पूरा कॉम्पैक्ट आ गया अब, और अच्छा बुक में ये सब का नाम जनरली लिया जाता है ऐप स्टोर। ये हो गया एरिया एनालिसिस का, ये 8 बुक, ये सबसे जितना सारा नाम है सब एकदम बेस्ट बेस्ट बुक है, तो वो लोग ले रहे हो इसके मापा। चलो अभी के लिए हम लोग क्या चालू करेंगे, चैप्टर चैप्टर 1, चैप्टर 1 अभी के लिए हम लोग স্যার বললেন একটা লিস্ট বানিয়ে দেবেন। हाँ बोलो। স্যার মানে রিয়েল অ্যানালিসিস করার জন্য কি কি দরকার সেটা একটা লিস্ট बानिए देবেন বলে। हाँ रियलिसिस के लिए क्या क्या चीज का नॉलेज सबसे ज्यादा जरूरी पड़ता है, हालांकि सभी चीज मैं बोल ही दूंगा, कोई चीज उतना जरूरी नहीं पड़ेगा, मैं क्या क्या चीज का इंपॉर्टेंस है वो मैं एक बार बोल रहा हूँ, ठीक है। वो मैं एक बार बोल रहा हूँ कि रियलिसिस अगर तुम अच्छे से पढ़ना चाहते हो उसके लिए क्या क्या चीज, मैंने तुमको अगर बोलना है सर मुझे रियलिसिस अच्छा करना है तो उसके लिए क्या क्या चाहिए, उसके लिए तुमको नॉलेज होना चाहिए सेट थ्योरी का। अच्छा, नॉलेज किसका होना चाहिए, सेट थ्योरी का, नॉलेज होना चाहिए सेट थ्योरी का। हम्म, एक बार थोड़ा सा रुको, एक बार रुको। हम्म, तो अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे बेसिक क्या क्या चीज का रिक्वायरमेंट होगा, बेसिक क्या क्या चीज का रिक्वायरमेंट होगा, अगर मुझे रियल एनालिसिस पढ़ना है तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या क्या जानना चाहिए, मैंने अगर मैं बोलूँ कि फाउंडेशन फॉर रियल एनालिसिस कोर्स, तो क्या होगा, नंबर 1 बेसिक में यहाँ पे आएगा तुम्हारा सेट थ्योरी, सेट थ्योरी, सेट थ्योरी, ठीक है, सेट थ्योरी, रिलेशन एंड फंक्शंस, सेट थ्योरी रिलेशन एंड फंक्शंस, सेट थ्योरी रिलेशन एंड फंक्शंस, सेट थ्योरी रिलेशन एंड फंक्शंस, एंड लॉजिक वाला पार्ट, लॉजिक वाला पार्ट मतलब जो मैथमेटिकल लॉजिक वाला पार्ट है, मैथमेटिकल लॉजिक वाला पार्ट, मैथमेटिकल, मैथमेटिकल लॉजिक, मैथमेटिकल लॉजिक, मैथमेटिकल लॉजिक में क्या आता है, मैथमेटिकल लॉजिक में ही एक पार्ट होता है सेट थ्योरी का, मैथमेटिकल लॉजिक में ही तुम्हारा एक पार्ट होगा सेट थ्योरी का। कहीं तुम लोग ये वाला सिंबल जानते हो, जैसे फॉर ऑल, देयर एग्जिस्ट, ये হ্যাঁ सब স্যার। जानते हो, इसको क्या बोलते हैं, जानते हो इसको क्या बोलते हैं, इसको क्वांटिफायर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, क्वांटिफायर, क्वांटिफायर जैसे मैंने बोला कि मैंने बोला कि एक्स, या फिर ऐसे बोला हूँ मैंने बोला कि एक्स क्या है, एक्स एक सेट में है एस, एस क्या है, मानो कि एस में स्टूडेंट्स है, और मैंने बोला कि एक्स एक नंबर है किसी एग्जाम में, तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 10 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस, इसका मतलब क्या है, जितना सारा स्टूडेंट है वो सभी को क्या क्या, क्या नंबर मिला है, 10 या 10 से ज्यादा, फॉर ऑल एक्स, फॉर ऑल एक्स। और मैं अगर ऐसा बोलूँ कि देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू एस, एक ऐसा स्टूडेंट है जिसको क्या मिला है, एक एक्स नंबर मिला है, जो नंबर क्या है 98 से ज्यादा है, माने 99 नहीं तो 100, देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट का मतलब क्या है, कम से कम एक स्टूडेंट, देयर एग्जिस्ट का मतलब कम से कम एक होता है ना, मैंने बोला देयर एग्जिस्ट, तो सर देयर एग्जिस्ट का मतलब ऐसा है क्या कि एक ही जन होगा, 2 जन भी हो सकता है, 3 जन भी हो सकता है, जब मैंने लिखा देयर एग्जिस्ट मतलब एक ऐसा स्टूडेंट है जिसको 98 से ऊपर में उसको नंबर मिला है, ये बात है। बट यहाँ पे जब मैं बोलूँ तो जब मैं ये लिख दूंगा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 98 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो স্যার जाएगा, সবাই পেয়েছে স্যার 98 বা ওরও বেশি। हाँ 98 बा उससे ज्यादा सभी को नंबर मिला है, 98 बा उससे ज्यादा सभी को नंबर वो मिला है, ठीक है, 98 बा उससे ज्यादा सभी को वो नंबर मिला है, ठीक है।
तो ये लॉजिक का पार्ट है, ये वाला पार्ट क्या है? স্যার लॉजिक। সেই সাইনগুলোকে কি বলেন? কোয়ান্টাইজ। क्वांटिफायर्स, ये जो साइन है ना, क्वांटिफायर्स, ठीक है, ये साइन जो है इसको क्वांटिफायर बोलते हैं। क्वांटिफायर्स, क्वांटिफायर्स, ठीक है, ये वाला जो साइन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स में आता है फॉर ऑल। अच्छा, फॉर ऑल, उसके साथ क्या आता है? देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट। और एक स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट का नेगेशन, नेगेशन, नेगेशन जानते हो? नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट का नेगेशन, एक स्टेटमेंट का नेगेशन, नेगेशन वाला बात तुम लोग जानते हो? नेगेशन तुम लोग किए थे, ट्रूथ टेबल में ये सब किए थे, नेगेशन, नेगेशन वाला पढ़े थे तुम लोग? कोई भी चीज है नेगेशन, मैंने बोला कि मतलब एक एक मैंने स्टेटमेंट लिखा, मैंने एक स्टेटमेंट लिखा, मैंने लिखा एक स्टेटमेंट पी, मैंने बोला कि टू एंगल्स आर एडजेसेंट, टू एंगल आर एडजेसेंट, टू एंगल आर एडजेसेंट। तो नेगेशन माने क्या? इसका ना, नेगेशन का मतलब क्या है? ना, इसका मतलब क्या होगा? इसको ऐसे डिनोट करते हैं, नेगेशन पी, इसको क्या बोलते हैं? टू एंगल्स आर नॉट एडजेसेंट, टू एंगल्स आर नॉट एडजेसेंट। बोलो, मतलब समझ आ रहा है ये वाला? हाँ सर। हाँ। टू एंगल आर नॉट एडजेसेंट। अच्छा, टू एंगल्स आर नॉट एडजेसेंट, नॉट, नॉट लग गया और कुछ नहीं, नॉट लग गया, नॉट लग गया, ठीक है, तो ये नेगेशन होता है। अब देखो, मैंने तुम लोग को बोला जो प्रूफ का टेक्निक होता है, जो प्रूफ का टेक्निक वगैरह होता है, प्रूफ का टेक्निक हम लोग क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट प्रूफ कर सकते हैं। कोई भी प्रूफ अगर हम लोग करेंगे तो डायरेक्ट प्रूफ कर सकते हैं। डायरेक्ट प्रूफ मतलब जो प्रूफ तुम लोग हम लोग देखना चाहिए, जैसे नॉर्मली हम लोग प्रूफ करते हैं, बहुत सारे टाइम में प्रूफ हम लोग क्या करते हैं, जैसे जैसे प्रूफ है उसको हम लोग डायरेक्ट प्रूफ कर दें। कोई भी चीज प्रूफ करना है, उसको मैंने क्या किया? डायरेक्ट ही प्रूफ कर दिया, डायरेक्ट प्रूफ कर दिया। मुझे प्रूफ करना है कि ये वाला सीक्वेंस कन्वर्ज होगा, तो कैसे कन्वर्ज होगा? नहीं होगा, मैंने डायरेक्ट प्रूफ कर दिया, उसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन यूज नहीं किया। एक प्रूफ होता है डायरेक्ट प्रूफ करने का तरीका। जस्ट मैं लॉजिकल बात कुछ बोल रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा करके बोल रहा हूँ, क्योंकि ये तो एक फुल पेपर है, फुल पेपर थोड़ी बोला जा सकता है। फुल पेपर हम लोग कैसे फुल पेपर में यहाँ पे क्लासेस होता है कम से कम, हालांकि छोटा पेपर है, ये 15 से लेकर 20 क्लास में ही खत्म हो जाता है, या फिर आप एक बात कम क्लास में भी किया जा सकता है। एक होता है डायरेक्ट प्रूफ। डायरेक्ट प्रूफ का मतलब क्या है? कि तुम कोई भी चीज को प्रूव करना चाह रहे हो, उसमें तुमने डेफिनेशन को यूज कर लिया। जो डेफिनेशन है कोई भी चीज को प्रूव करने का लिए, उस कॉन्सेप्ट का, उस वो जो चैप्टर है उसका तो एक डेफिनेशन वगैरह है, तो तुमने उसको यूज करके प्रूव कर लिया, तो डायरेक्ट प्रूफ। प्रूफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, एक होता है प्रूफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, एक होता है प्रूफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करना। अच्छा, कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करना, मानो कि तुमने क्या किया, तुमको प्रूव करना है ये जो सेट है, द सेट इज इनफाइनाइट या नॉट फाइनाइट, इनफाइनाइट और नॉट फाइनाइट, जो फाइनाइट नहीं है, तुमको ये प्रूव करना है ये नॉट फाइनाइट है। तुम क्या करो, तुम इसको मान लो, सर नॉट फाइनाइट प्रूव करना है ना सर, नॉट फाइनाइट प्रूव करना है ना, फाइनाइट मान लेंगे, इसको फाइनाइट मान लो, सपोज बोल के उसको फाइनाइट मान लो, सपोज दिस इज फाइनाइट। अब फाइनाइट मान लोगे ना, तो कुछ लॉजिकल रीजनिंग आएगा, कुछ हम लोग काम करते जाएंगे, तो एक टाइम में ऐसा कुछ देख पाएंगे ना कि जो कॉन्ट्रडिक्शन है, कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब ऐसा तो होता ही नहीं है, वन इक्वल टू जीरो आ जाएगा, कभी कभी वन इक्वल टू जीरो आ जाएगा, कभी लगेगा सर एक्स स्क्वायर लेस देन जीरो आ जा रहा है, ऐसे तो पॉसिबल नहीं है, रियल नंबर के इसको नेगेटिव कैसे आ जाएगा, तो वन इक्वल टू जीरो आ सकता है। मैंने ऐसा कुछ पॉसिबल है जो मैथमेटिकली या फिर लॉजिकली पॉसिबल ही नहीं है, तो तब जाके हम लोग क्या बोलते हैं कि कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, तब जाके कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि फाइनाइट मानने से कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है, इसका मतलब ये इनफाइनाइट ही होगा और नॉट फाइनाइट होगा, इनफाइनाइट होगा, नॉट फाइनाइट होगा, नॉट फाइनाइट होगा, ठीक है। तो ये सब बात कुछ ये है, ठीक है, ये सब इतना थोड़ा सा बात करके चलो ये लोग उस पे जाते हैं, इसे थोड़ा सा लॉजिकल बात करके कर दी। ये फॉर ऑल देयर एग्जिस्ट जो है ना, ये जो फॉर ऑल देयर एग्जिस्ट है, ये चार को सिंबल मैं तुम लोग को बोल रहा हूँ, मैथमेटिक्स में सबसे ज्यादा यूज होगा, ये चार को सिंबल सबसे ज्यादा यूज होगा। एक होगा देयर एग्जिस्ट, एक होगा फॉर ऑल, एक होगा एप्सिलॉन, एक होगा डेल्टा, ये सबसे ज्यादा यूज होगा ये सिंबल।
ये सिंबल ना सबसे ज्यादा यूज होगा। अच्छा ये सिंबल सबसे ज्यादा दे आर एग्जिस्ट फॉर ऑल। कब ये तो ये एप्सिलॉन डेल्टा तो एक लेट एप्सिलॉन कहते हैं जो सब लोग लेंगे। ये पूरा रियलिसिस इसी में चलेगा। दे आर एग्जिस्ट फॉर ऑल। दे आर एग्जिस्ट फॉर ऑल में ना पूरा रियलिसिस का बात होगा। दे आर एग्जिस्ट फॉर ऑल में हम लोग का पूरा रियलिसिस का बात होगा। मतलब हम लोग जब लिमिट पढ़ेंगे, जब हम लोग लिमिट वगैरह पढ़ेंगे, जब हम लोग कॉन्टिन्यूटी वगैरह पढ़ेंगे, तो वहाँ पे हम लोग देख पाएंगे जो पूरा डेफिनेशन है ना, जो भी हम लोग डेफिनेशन वगैरह लिखेंगे वो डेफिनेशन में पूरा क्या है, एप्सिलॉन डेल्टा का यूज है। एप्सिलॉन डेल्टा, एप्सिलॉन का यूज है और डेल्टा का यूज है। क्या है नहीं है वो मैं अभी नहीं आ रहा हूँ, क्योंकि अभी बोलेंगे तो थोड़ी समझ पाओगे, अभी बोलने से कुछ समझ नहीं आएगा। बट अगर तुम देखने जाओगे तो ये सिंबल पूरा यूज होता है। रियल एनालिसिस का जो जो सिंबल है वो पूरा वहां पे यूज होगा। ठीक है, तो चैप्टर में आ जाओ। क्या चैप्टर? रियल नंबर। फर्स्ट चैप्टर हेडिंग कर रही हूँ रियल नंबर। रियल नंबर। रियल नंबर, ये क्या हुआ? रियल नंबर्स। देखो रियल नंबर तो हम लोग देखे थे सेट थ्योरी में, देखना हम लोग सब पढ़े थे सेट थ्योरी में। सेट थ्योरी में तो तुम लोग फर्स्ट काम क्या करोगे, सेट थ्योरी वाला जो जगह है उसको कर लो, क्योंकि रियल एनालिसिस में सेट थ्योरी का नॉलेज यूज होता है। रियल एनालिसिस में सेट थ्योरी का नॉलेज यूज होगा। तो तुम्हारा फर्स्ट काम क्या है, सेट को अच्छे से पढ़ो। सेट को अच्छे से पढ़ो सर। सेट को अच्छे से पढ़ना है तो सर क्या क्या पढ़ना है, सेट में सर क्या क्या चीज़ का रिक्वायरमेंट पड़ेगा। सेट में सेट का जो डेफिनेशन वगैरह है। अच्छा, सेट में जो डेफिनेशन वगैरह हम लोग किए थे, सेट में जो हम लोग डेफिनेशन वगैरह किए थे, ऑपरेशन वगैरह जैसे यूनियन इंटरसेक्शंस, यूनियन इंटरसेक्शंस वो सब चीज़ तुमको देखना पड़ेगा। अच्छा, यूनियन इंटरसेक्शन वो सब चीज़ तुमको देखना पड़ेगा सेट के लिए। कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट, पावर सेट। पावर सेट, पावर सेट क्या था? पावर सेट, पावर सेट क्या था सेट थ्योरी में? जानते हो या भूल गए? স্যার पावर सेट, ওই কোনো একটা সেট আছে এবং সেই সেটের প্রতিটা সাবসেটদের নিয়ে যে সেটটা তৈরি হয়। हाँ कलेक्शन ऑफ ऑल। ধরুন এস এর মধ্যে একটা এলিমেন্ট আছে 1 2 3, এবার ওই এলিমেন্টদের সাবসেট নিয়ে যে সেটটা তৈরি হবে সেটা হবে পি हाँ অফ এস। हाँ, माने एक सेट ए है तुम्हारे पास, तुम्हारे पास एक ए सेट है। अच्छा, या फिर एस है, तो तुम्हारे पास एक सेट एस है। तो इसका जो जो सबसेट है वो सबका कलेक्शन पी ऑफ एस, क्या बोले थे मैंने? पी ऑफ एस, कलेक्शन ऑफ दोज एक्स सच दैट एक्स इज ए क्या, सबसेट ऑफ एस ना, यही तो था क्या? হ্যাঁ হ্যাঁ पावर सेट इसको क्या बोलते हैं? पावर सेट। द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स का जो कलेक्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं पावर सेट। उसको बोलते हैं पावर सेट। यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, डिफरेंस ऑफ ए टू सेट्स, सिमेट्रिक डिफरेंस, जो सेट थ्योरी है वो पूरा पढ़ना। अच्छा, सेट थ्योरी जो है उसको पूरा पढ़ना है। ये बात को बहुत ही सीरियसली लेना, सेट थ्योरी पूरा पढ़ना है। सेट थ्योरी जो है उसको पूरा अच्छे से पढ़ो, क्योंकि उसका यूजेस होगा। सेट थ्योरी का यूजेस होगा, सेट थ्योरी का यूजेस होगा, फंक्शंस का यूज होगा। सेट थ्योरी का यूजेस होगा, फंक्शंस का यूज होगा। স্যার। बोलो। স্যার ম্যাপিং এর যে রেজাল্ট গুলো ছিল না সেগুলো প্রুফ ছিল, তো মানে हाँ, শুধু রেজাল্ট গুলো শুধু করে রাখলে রেজাল্ট, কি হবে? শুধু রেজাল্ট করতে হবে, কোনো প্রুফ প্রুफ লাগবে ना। হ্যাঁ স্যার अच्छा, ঠিক আছে। सिर्फ रिजल्ट, और कोई प्रूफ प्रूफ कुछ नहीं करना है। अगर तुमको लग रहा है ऐसा कर सकते हैं करो, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं पड़ेगा। सिर्फ रिजल्ट करने से हो जाएगा। सिर्फ रिजल्ट करने से हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से मैपिंग वाला जगह, सेट रिलेशन मैपिंग पूरा ही देख लेना ना, रिलेशन मैपिंग वाला, रिलेशन मैपिंग वाला नोट है ना तुम लोग के पास? হ্যাঁ স্যার। नोट, नोट है या फिर नोट फेंक दिया सर? सेकंड सेमेस्टर भी गया सर, नोट को भी फेंक दिए। ठीक है, না না ऐसे স্যার। नोट को मत भेजना। कोई कोई होता है नोट को भेज देता है, तो होता है ना कि कॉपी, पुराना कॉपी वगैरह लेने आता है, चलो सबको भेज देते हैं, घर खाली कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है। या फिर कोई कोई बोलता है सर हम लोग का घर चेंज हुआ है ना सर, तो कॉपी सर सब भेज दिए, ऐसा मत करना। अच्छा, ये सब करने से दिक्कत होगा। और ईच एंड एवरी स्टूडेंट नोट्स बनाना, नोट सबसे जरूरी चीज है। नोट सबसे जरूरी चीज है। ठीक है, चलिए रियल नंबर पे। तो सेट थ्योरी का बात मैं और नहीं करना चाह रहा हूँ, क्योंकि ऐसे मैं जनरली बहुत सारा टाइम में जब मैं रियल एनालिसिस वाला कोर्स कराता था ना, तो मैं पहले सेट थ्योरी के ऊपर बोलता था, बट मेरा मानना है मुझे सेट थ्योरी नहीं बोलना चाहिए। सेट थ्योरी पढ़ाया था ना तुम लोगों को? हाँ सर। नोट्स है तो सेट थ्योरी क्या बोल, सेट थ्योरी के बारे में क्या बोलना है क्या? ना सर मत बोलिए। मैं नहीं बोले। वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल बोले थे, वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल, हाँ एवरी सर नॉर्मल बोले थे सब सर, हाँ बोले थे। सर बोले थे। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, हाँ सर बोले थे। फर्स्ट प्रिंसिपल, सेकंड प्रिंसिपल, सब एकदम रिसेंट ही हुआ है, सेकंड सेमेस्टर में सब हुआ है। तो वो सब चीज रियल एनालिसिस के स्टार्टिंग में मैं थोड़ा बोलता था। रियल एनालिसिस के स्टार्टिंग में मैं थोड़ा सा बोलता था। मैं क्या चाह रहा हूँ कि ये चीज अभी मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि जब मैं पहले से अच्छे से कर चुका हूँ, मैंने तुमको बोल दिया कि तुम सेट थ्योरी वाला, सेट थ्योरी, रिलेशन और मैपिंग वाला जगह
अच्छे से देख लो, रिजल्ट वगैरह डेफिनेशन वगैरह वो जगह अच्छे से देख लो। और क्या बोलते हैं कि नेचुरल नंबर में इंटीजर जब हम लोग पढ़े थे, तो वहाँ पे क्या पढ़े थे? इंटीजर जब पढ़े थे, तो वहाँ पे हम लोग फंडामेंटल क्या बोलते हैं कि फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉरी जब हम लोग इंटीजर पढ़े थे, वहाँ पे वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल पढ़े थे कि अगर एवरी नॉन एम्प्टी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर हैज ए लीस्ट एलिमेंट। बट वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल जो है वो इंटीजर में होल्ड नहीं करेगा। जैसे मैंने तुम लोग को बोला भी था कि मानो कि एक सेट मैंने लिया -4 -2 0 2 4 6 बोलो, तो इसमें वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल होगा क्या? इसमें वेल ऑर्डरिंग না प्रिंसिपल नहीं होगा सर, স্যার, এর इसमें কোনো वेल। সাবসেটের লিস্ট এলিমেন্ট পাওয়া যাবে না। हाँ हाँ, तो यहाँ पे क्या बोल पाओगे? इसमें तुम वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल प्रॉपर्टी यूज नहीं कर पाओगे। वेल ऑर्डरिंग, क्योंकि इसका तुम कोई भी सबसेट लोगे तो ऐसा सबसेट ले सकते हैं जिसका कोई नॉन एम्प्टी, जिसका कोई लिस्ट एलिमेंट ही ना हो। इसका लिस्ट एलिमेंट क्या है? इसका लिस्ट एलिमेंट तुम बोल ही नहीं पाओगे। ठीक है, इसका भी नहीं बोल पाओगे। और मैं ऐसा सबसेट लूँ जो माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाए, तो उसका भी नहीं बोल पाएंगे। फर्स्ट प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह होता है रियल एनालिसिस का। अच्छा, सिर्फ रियल एनालिसिस का नहीं, प्योर मैथमेटिक्स में एक था फर्स्ट प्रिंसिपल और एक क्या था? सेकंड प्रिंसिपल। क्वेश्चंस भी कराए थे, स्टेटमेंट भी तुम लोगों को देखना पड़ेगा। क्या क्या चीज देखना पड़ेगा वो थोड़ा मैं बोल दे रहा हूँ, ये सब चीज। और बाकी सर, बाकी कुछ चीज का जरूरी नहीं है, वो तो सब मैं बोलूंगा। बाकी चीज का तुमको कोई जरूरी नहीं है, वो सब मैं স্যার बात करूंगा। हाँ बोलो, बोलो। স্যার নাম্বার থিওরিতে স্যার চাইনিজ রিমাইন্ডার থিওরেমের পর থেকে স্যার যেটুকু পড়িয়েছিলেন ওটা কি দরকার আছে? নাম্বার থিওরি চাইনিজ রিমাইন্ডার পরে কি? চাইনিজ রিমাইন্ডার পরে কি কি করেছি বলো? স্যার কিছু কিছু এক্সট্রা কিছু থিওরেম ছিল স্যার, হ্যাঁ, মানে ওই এমনি স্যার, মানে মানে অঙ্ক ফাইভ করার মতো। ফাইভ 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 ফাংশন, ফাइव फंक्शन, नंबर না थ्योरी। ওর माঝখানে। हाँ, तो थ्योरी आप देखो, थ्योरी जो बात है नंबर थ्योरी में, मैं तुमको क्या बोला हूँ? मैंने नंबर थ्योरी में तो नंबर थ्योरी क्या थ्योरी था वो भी देखना पड़ेगा। थ्योरी का प्रूफ मत देखो, कम से कम रिजल्ट तो देख सकते हो। कौन सा थ्योरी बोल रहे हो मुझे भी मालूम नहीं चल रहा तुमको। कौन सा थ्योरी बोल रहे স্যার हो? ওটা দিয়ে স্যার অঙ্ক করা ছিল স্যার, কি মানে ওয়েল আর কি ভুলে গেছি স্যার মেথডগুলোর নাম। वाइलर फाइव फंक्शन। হ্যাঁ 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 স্যার, হ্যাঁ স্যার। हाँ, वाइलर फाइव फंक्शन का थ्योरी प्रूफ नहीं चाहिए, प्रूफ नहीं चाहिए, प्रूफ नहीं चाहिए। और जब लगेगा कुछ भी एक्स्ट्रा चीज लगेगा ना, तो मैं बोल दूंगा। अभी तुम लोग का काम क्या है? अभी तुम लोग सर क्या सर, हम लोग को ऐसा कुछ बोलिए ना सर, एकदम अच्छे से हो जाए। सेट थ्योरी और मैपिंग रिलेशन, इसको पढ़ते जाओ सर। कब तक पढ़े? जब तक ये क्लियर ना हो ना, तब तक पढ़ते जाओ, जब भी टाइम मिले। सर कितना दिन तक चलेगा ये कोर्स? कितना दिन चलना चाहिए? ये चल रहा है तो जब 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 चल रहा है, ऐसा नहीं है कि मेडिसिन एंटीबायोटिक है 10 दिन का डोज ले लो उसके बाद और नहीं लेना है। ये डोज लेना ही चाहिए। टाइम मानो कि बहुत दिन गैप हो गया, ये डोज नहीं लियो, फिर से एक बार डोज ले लो वाला। सेट थ्योरी, रिलेशन एंड मैपिंग, ये सब फंडामेंटल टॉपिक्स है। अच्छा, सेट थ्योरी, रिलेशन, मैपिंग जिसका वीक है ना, उसको खाली टाइम में इसको अच्छा करते जाओ, इसको अच्छा करते जाओ। तो दूसरा कुछ बुक से मुझे ये पढ़ने का मन कर रहा है, पढ़ो इसको अच्छे से पढ़ो। ये जितना जिसका स्ट्रांग होगा ना, ये जगह जिसका जितना स्ट्रांग होगा वो उतना उसका अच्छे हो जाएगा। ठीक है, तो ये जगह कम से कम जो नोट्स में कराए उसको तो अच्छे से कर सकते हो। ठीक है। ठीक है, ये वाला पार्ट। एक बात थोड़ा सा इसके ऊपर तुम लोगों को बोल देते हैं, जो बहुत ही ये बात होगा। हम्म, हम्म। पर तुम लोग कैलकुलस पढ़े हो ना? तुम लोग जब कैलकुलस पढ़े हो तो रियल एनालिसिस में तुमने देखा ये सब जो नाम वगैरह आ रहा है, ये सब जो नाम वगैरह आ रहा है, ये सब नाम तुम लोग थोड़ा बहुत, जैसे ये सब नाम तो तुम लोग पढ़े हो, लिमिट पढ़े हो, क्वांटिटी पढ़े हो, डिफरेंशिएबिलिटी पढ़े हो, मैंने तुम लोग ये सब नाम सुने हो। इंटीग्रेशन का হ্যাঁ नाम सुने हो, पावर सीरीज का भी थोड़ा बहुत नाम सुने हो ना? पावर सीरीज, ऐसा कोई पावर सीरीज आता है, नाम सुने हो? पावर सीरीज, फूरियर सीरीज नाम नहीं सुने हो? फिजिक्स में फूरियर सीरीज बहुत यूज होता है, नाम तो सुने हो? सीक्वेंस का नाम नहीं না सुने क्या? স্যার শুনুন। सीक्वेंस सीरीज नाम नहीं सुने? सीक्वेंस सीरीज, सीक्वेंस सीरीज तो तुम হ্যাঁ लोग का था স্যার, शायद। সিকোয়েন্স हाँ সিরিজটা सर। নাম শুনেছি। हाँ, नाम सुने हो ना? वो मैं बोल ही बोल रहा हूँ, वो जो तुम लोगों ने नाम सुना था ना, वो सिर्फ वहां पे नाम ही सुने थे। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्या बोले थे? यहाँ पे हम लोग मेनली इसके ऊपर इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे। अच्छा, इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे इन एब्स्ट्रैक्ट सेंस पे, इन एब्स्ट्रैक्ट सेंस पे। एक काम करो तो इसको करने से पहले हम लोग पहले ये कर लेते हैं, माने ये जो रिएनालिसिस है, ये रिएनालिसिस का इंपॉर्टेंस क्या क्या है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। रिएनालिसिस का इंपॉर्टेंस क्या क्या है वो थोड़ा सा एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग मेन जगह पे आ रहे हैं। अच्छा, उसके बाद हम लोग मेन जगह पे आ रहे हैं, क्योंकि फर्दर हम लोग जो सेमिस्टर वगैरह पढ़ेंगे उसमें सर कहाँ कहाँ पे रिएनालिसिस लगेगा वो एक बार थोड़ा सा बोल दीजिए। कहाँ कहाँ पे रिएनालिसिस लगेगा वो एक बार थोड़ा सा बोल दीजिए। कौन सा पेपर है उसमें रिएनालिसिस का यूज होगा? वो एक तो तुम लोग का तो टोटल सिलेबस वगैरह नहीं दिया था, फिफ्थ सेम तक दिया है सिलेबस। सिक्स सेम, सेवन सेम, एट सेम तक एक सिलेबस दिया था, वो टोटल सिलेबस नहीं दिया है, सिर्फ पेपर का नाम दिया था। तो उसके ओवरव्यू में अगर बोल दे तो कैसा होगा देखो।
स्टार्टिंग में ही तो मैंने तुम लोग को बोला कि रियल एनालिसिस का जो यूज है वो तो सेमेस्टर 3, 4, 5 में है। हम लोग पढ़ेंगे मल्टी वेरिएट कैलकुलस। तो मल्टीवेरिएट कैलकुलस जब हम लोग पढ़ेंगे ना, तो यहाँ पे हम लोग सिंगल वेरिएबल रियल एनालिसिस जब हम लोग पढ़ते हैं ना, तो वो वाला काम हम लोग करते क्या है, सिंगल वेरिएबल में। हम लोग जो काम करते हैं वो क्या करते हैं, इन सिंगल वेरिएबल। रियल एनालिसिस पे हम लोग जब काम करेंगे तब वो सिंगल वेरिएबल होगा। मल्टीवेरिएट मतलब जहाँ पे वेरिएबल बढ़ गया, वेरिएबल क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, वेरिएबल तुम्हारा बढ़ जाएगा, तो उस केस में हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीवेरिएट कैलकुलस। तो मल्टीवेरिएट कैलकुलस में भी यही बात, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी ये सब आएगा, बट वहाँ पे वेरिएबल ज्यादा हो जाएगा। तो लिमिट में, क्वांटिटी पे जैसे जैसे हम लोग एप्सिलॉन डेल्टा ये सब फॉर ऑल दियरेज यूज करते हैं, तो वहाँ पे भी करेंगे, नेबरहुड वगैरह ये सब जो है वहाँ पे यूज करेंगे। तो मल्टीवेरिएट कैलकुलस एक जगह है। उसके बाद कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस स्टार्टिंग से मैं बोल रहा हूँ, जो जो चीज तुम लोग को रिसेंट फील होगा, जो जो चीज तुम लोग को रिसेंट, पहले वही लिख रहा हूँ, एनालिसिस। ठीक है, एनालिसिस जो जो तुम लोग रिसेंट फील करोगे, मतलब तुम लोग पढ़ने के लिए तुमको यूज करना पड़ेगा, मल्टीवेरिएट कैलकुलस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, मैट्रिक स्पेस। मैट्रिक स्पेस, मैट्रिक स्पेसेस, मैट्रिक स्पेस। नंबर 4 टोपोलॉजी। ठीक है, टोपोलॉजी। मेजर थ्योरी, मेजर थ्योरी, ये सब पेपर है, ध्यान में रखना, ये सब पेपर है, ये सब जो पेपर है ना सब आएगा। हालांकि ये टोपोलॉजी, हालांकि अभी तो शायद इसको 7th 8th सेम में लिया चला गया है। ये लास्ट सीबीसीएस सिस्टम में उसको 6th सेम में दिया गया था। अब तुम लोगों को वो 6th सेम में ना रख के 3 साल में ना रख के उसको 4th साल में लिया गया टोपोलॉजी वाला पेपर। मेजर थ्योरी एंड फंक्शनल एनालिसिस, एक प्योर मैथमेटिक्स का सबसे एक इंपॉर्टेंट जगह, फंक्शनल एनालिसिस। मतलब सही कौन सा बात हो गया, फंक्शनल एनालिसिस। अरे तुम लोग क्या बोलते हैं कि रियल एनालिसिस पढ़े ना, रियल एनालिसिस पे हम लोग क्या करते हैं, रियल नंबर पे काम करते हैं। तो रियल एनालिसिस, रियल एनालिसिस, अच्छा रियल एनालिसिस का इंपॉर्टेंस, रियल एनालिसिस का इंपॉर्टेंस वगैरह मैं बोल रहा हूँ अभी। तो जो फंक्शनल एनालिसिस है, नाम से मालूम चल रहा है, फंक्शन का एनालिसिस करना है। वहाँ पे नंबर्स का एनालिसिस कर रहे थे, अब फंक्शंस का एनालिसिस करेंगे। जो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होता है उसको हम लोग एनालिसिस करेंगे, फंक्शंस का एनालिसिस करेंगे, फंक्शन एनालिसिस। नंबर 7 यही सब पेपर है। और क्या पेपर है यहाँ पे, और क्या पेपर है, एक और एक तो पेपर यहाँ पे तो हम्म। ये सब तो हम लोग का डायरेक्ट पेपर वगैरह है। हाँ, और एक तो बात, तुम लोग देखना, डिफरेंशियल इक्वेशन अभी कर रहे हो, तुम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन अभी कर रहे हो ना, तुम लोग अभी जो डिफरेंशियल इक्वेशन कर रहे हो, डिफरेंशियल इक्वेशन अभी जो करते हो तुम लोग, डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें 2 पार्ट आता है, ओडी और पीडी, ओडी और पीडी। पर तुम लोग एक बात मैं बोलूं, ओडी पीडी जो भी तुम लोग अभी कर रहे हो ना, जब इसी ओडी पीडी का जब तुम एडवांस कोर्स करोगे, एडवांस कोर्स करोगे ओडीपीटी का, माने डिफरेंशियल इक्वेशन का एडवांस कोर्स, मतलब जो एमएससी में रहता है या फिर सेमेस्टर 7 या 8 में आएगा, उससे पहले नहीं आएगा। क्योंकि ओडीपीटी का जो फर्स्ट कोर्स होता है उसमें जनरली कैलकुलेशन के ऊपर ध्यान दिया जाता है। एक मेथड, ओडी तुम लोग किए 11 12 में भी किए, अभी भी करोगे, तुम देखना एक एक चैप्टर का एक एक मेथड होगा, तुमको सिर्फ वही इंटीग्रेशन वगैरह करके करके सॉल्व करना है। बट एक टाइम के बाद तुम लोग अगर कोई ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन या फिर इसके इसके ऊपर अगर कोई मानो कि मास्टर डिग्री कर रहे हो, या फिर कोई इसका स्पेशल पेपर वगैरह है, या फिर बाद में अगर कोई रिसर्च वगैरह करना करना चाह रहे हो, तो तुम लोग एक चीज फील कर पाओगे कि सर इसमें तो कैलकुलेशन है ही नहीं। स्टार्टिंग में हम लोग को कैलकुलेट जैसे होता है ना कि सर मैथ तो हम लोग फॉर्मूला बेस से 9 10 में 11 12 में क्वेश्चन सॉल्व करते थे। जब रियल एनालिसिस आ गया और भी कुछ पेपर आ गया, ग्रुप थ्योरी, उसके बाद रिंग थ्योरी, और भी जो जो चैप्टर्स है, तो वहां पे तो सर थ्योरी का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। तो सेम बात, ओडीपीटी तुमको लग सकता है सर एक कैलकुलेशन बेस है, बट मैं बोल रहा हूँ ये सब पेपर का जो एडवांस पेपर होता है, जो सेमेस्टर 7 या 8 में आता है या फिर एमएससी कोर्स में आता है, उसमें तुम अगर देखोगे ना, ये ओडीपीटी पूरा एनालिसिस जैसे चलेगा। मतलब वहां पे हम लोग सॉल्यूशन का एग्जिस्टेंस के ऊपर क्या करते हैं, एनालिसिस का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा पूरा रियल एनालिसिस है, बट रियल एनालिसिस का जो लॉजिक है वो यूज होता है ओडीपीडी के थ्योरी को प्रूव करने में, कोई भी चीज कॉन्स्ट्रक्ट करने में ओडीपीडी का
थ्योरेटिकल काम करने में रियल एनालिसिस का यूज होगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि तुम लोग जब थर्ड थर्ड सेमेस्टर में ओडी पढ़ोगे ना, तुमने बोला सर ये बात तो आप गलत बोल दिए। ओडी वाला क्वेश्चन करने में कोई भी रियल एनालिसिस लग नहीं रहा है, एक भी नहीं लगेगा। क्वेश्चन जब करोगे तो एक भी नहीं लगेगा, और जो एग्जाम सेंट्रिक है उसमें तो लगेगा ही नहीं। बट मैं बोल रहा हूँ ओडीपीडी का जब तुम थ्योरेटिकल सेंस पढ़ते हो, दैट मीन्स एडवांस जगह जब करते हो, मास्टर डिग्री पे बोलो या फिर सेमेस्टर 7 या 8 में, क्योंकि सेमेस्टर 7 8 में सब पेपर क्या है, एडवांस पेपर है। तो जिसके कारण वहां पे तुमको जब थ्योरेटिकल काम करना पड़ता है ओडीपीडी का, तो तुमको वहां पे रियल एनालिसिस का लॉजिक यूज करके वो थ्योरी का काम करना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। सेम कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल एनालिसिस एक पेपर आता है, सेमेस्टर 6 में शायद आएगा। अभी भी सीबीएसई सिस्टम में सेमेस्टर 6 में है, बट सेमेस्टर 6 तुम लोग का पेपर बोला नहीं गया, बट मेरा जितना माने सेमेस्टर 6 में आएगा, क्योंकि ये पेपर 3 साल के अंदर ही आता है, उसको फोर्थ ईयर में देता नहीं है। ये जो न्यूमेरिकल एनालिसिस है जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मेनली रफ कैलकुलेशन वगैरह करते हैं। मैंने कोई कैलकुलेशन है, कोई इंटीग्रेशन है जो करना बहुत टफ है, कोई भी इंटीग्रेशन है, साइन एक्स स्क्वायर लॉग एक्स 1 + x⁻³ रूट करके मैंने कर दिया इंटू e⁻x, जो भी एक तो वैल्यू दे दिया। उसके बाद सपोज मानो कि a⁻x, मैंने एक आर्बिट्ररी मैंने इंटीग्रेशन दे दिया, जहाँ पे सिर्फ फंक्शन देखने में से डर लग जा रहा है। तो कोई भी इंटीग्रेशन जिसको मुझे सॉल्व करने में, जो हम लोग का मेथड है उसमें दिक्कत हो रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन का सहारा लेते हैं। तो न्यूमेरिकल एनालिसिस वाला जो ब्रांच है, वो ब्रांच पे हम लोग रियल एनालिसिस का यूज करते हैं कि कोई भी आंसर का अगर हम लोग, यहाँ पे बात है तो कॉन्वर्जेंस, कॉन्वर्जेंस का मीनिंग हम लोग समझेंगे, कोई चीज किस जगह पे कॉन्वर्ज कर रहा है, ये इंटीग्रेशन किस जगह पे कॉन्वर्ज कर रहा है, जहां पे भी कॉन्वर्ज करेगा मैं उसी पे बोल दूंगा ये वाला उसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगा। जस्ट मैं ये थोड़ा सा आइडिया देना चाह रहा और कुछ नहीं। ठीक है, तुम लोग फिजिक्स में एक पेपर का नाम सुने हो, फिजिक्स में एक पेपर का नाम सुने हो शायद, क्वांटम मैकेनिक्स। हाँ क्वांटम सर। मैकेनिक्स नाम सुने हो ना, क्वांटम मैकेनिक्स का नाम सुने हो। तो क्वांटम मैकेनिक्स में, जो क्वांटम मैकेनिक्स है ना, क्वांटम मैकेनिक्स में तुम्हारा इसका बहुत यूज होता है। क्या बोलते हैं कि फंक्शन एनालिसिस का जो हिल्बर्ट स्पेस है, हिल्बर्ट स्पेस जो है ना, जो हिल्बर्ट स्पेस है उसका बहुत यूज होगा। हिल्बर्ट स्पेस, हिल्बर्ट स्पेस। तो हिल्बर्ट स्पेस का जो कॉन्सेप्ट है क्वांटम मैकेनिक्स फिजिक्स में, अब हिल्बर्ट स्पेस के साथ कॉन्सेप्ट क्या है, हिल्बर्ट स्पेस बोलो, एलपी स्पेस बोलो, ये सब फंक्शन एनालिसिस वाला कॉन्सेप्ट है। उसके इसके कॉन्सेप्ट के लिए तुमको रियल एनालिसिस का कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। उसके बाद फंक्शन एनालिसिस वाला कॉन्सेप्ट, ये पूरा कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होने के बाद यही कॉन्सेप्ट यूज होता है फिजिक्स में, क्वांटम मैकेनिक्स में, क्वांटम मैकेनिक्स में। ठीक है। हम्म, ठीक है, तब चलो यहाँ पे ये बात थोड़ा सा मैंने कर लिया, ये फॉर द एप्लीकेशन ऑफ रियल एनालिसिस इन अदर ब्रांचेस, इन अदर ब्रांचेस। ठीक है, चलो अभी हेडिंग करो, रियल नंबर हेडिंग करो। रियल नंबर की जगह पे हम लोग मेन बात क्या करेंगे, जो प्रॉपर्टी वगैरह है, जो प्रॉपर्टी वगैरह है, रियल नंबर पे प्रॉपर्टी वगैरह काम करेंगे। फंडामेंटल प्रॉपर्टीज, क्या लिखे हो, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज, या फिर फंडामेंटल प्रॉपर्टीज लिखने से पहले रियल नंबर में ये दो प्रॉपर्टी के ऊपर भी हम लोग काम करेंगे। पहले फंडामेंटल प्रॉपर्टी लिखो, तो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ आर, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ आर, कुछ प्रॉपर्टीज है जो आर का फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है। क्या क्या है फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ आर में, क्या क्या प्रॉपर्टीज है फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ आर में। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, नंबर 1 इज एलजेब्रिक, एलजेब्रिक प्रॉपर्टीज, एलजेब्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ आर, एलजेब्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ आर। यहाँ से थोड़ा सा लिखना चालू करेगा, वो तो मैंने बोल दिया ये सब चीज, वो भी ठीक है फिर आपके लिए। एलजेब्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ आर, जिसको हम लोग बोलते हैं फील्ड एक्सियम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फील्ड एक्सियम। एलजेब्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ आर और फील्ड एक्सियम, फील्ड एक्सियम। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फील्ड एक्सियम। नंबर 2, व्हाट आर प्रॉपर्टीज ऑफ आर, व्हाट आर, रियल नंबर को ना ऐसे डिनोट करते हैं हम लोग। हम लोग जो रियल नंबर है
रियल नंबर को ऐसे डिनोट करते हैं, रियल नंबर को ए क्या जानते हो? तो सेट ऑफ रियल नंबर, तो आर को कैसे डिनोट, इसका मतलब क्या है? द हाँ सेट सर। ऑफ ऑल रियल नंबर, वो लिखे नहीं, वो तो जानते हो तुम लोग ना, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, उसको नहीं लिखे। ठीक है, ये क्या है? ए आर, ए आर को हम लोग ऐसे डिनोट करेंगे, ये जो आर है ना, इसको हम लोग ऐसे डिनोट करेंगे। ठीक है, ऐसे आर देखे एक वर्टिकल लाइन, ये आर इसलिए डिनोट करते हैं क्योंकि ये जब तुम ये दे दिया ना, तो ये फिक्स्ड हो गया सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। क्योंकि हम लोग जब रिंग थ्योरी पढ़ेंगे तब आर देंगे, तो ये वाला आर रिंग का आर होगा। अच्छा, ये वाला आर तो किसी का भी हो सकता है, ये वाला आर तो किसी का भी हो सकता है, ये आर रोनाल्डो का आर हो सकता है, ये आर किसी दूसरा चीज का आर हो सकता है। तुम्हारा नाम का अगर आर से चालू है तो तुम बोलो सर मेरा ही भी आ सकता है, बट तुम ये नहीं बोल सकते ये आर तुम्हारा है। ये आर एकमात्र सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स के लिए है, उसी का ही एक स्टैंडर्ड सिंबल। ठीक है, उसी का ये क्या है, एक स्टैंडर्ड सिंबल। क्वाडर प्रॉपर्टीज ऑफ आर, क्वाडर प्रॉपर्टीज ऑफ आर, नंबर 2, नंबर 3, सबके ऊपर डिस्कशन करेंगे, ये सबके ऊपर डिस्कशन करेंगे, ये फील्ड एक्सियम, ऑर्डर प्रॉपर्टी सब डिस्कशन होगा अभी। नंबर 3, नंबर 3, कंप्लीटनेस, कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ, प्रॉपर्टीज ऑफ आर। नंबर 4, सिर्फ हेडिंग, ये हेडिंग करो, तो ये सब हम लोग डिस्कशन करेंगे, ईच एंड एवरी चीज के ऊपर डिस्कशन होगा। आर्किमिडियन, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी ऑफ आर, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी ऑफ आर। ठीक है, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी ऑफ आर, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी ऑफ आर, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी ऑफ आर। ठीक है, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी ऑफ आर। लास्ट वन इज डेंसिटी, डेंसिटी प्रॉपर्टी ऑफ आर, डेंसिटी प्रॉपर्टी ऑफ आर, डेंसिटी प्रॉपर्टी ऑफ आर, ऑफ आर। ए आर का क्या है? ए आर का ये 5 ठो प्रॉपर्टी के ऊपर अभी हम लोग बात करेंगे, जो क्या है, जो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है, जो मेरा क्या है, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है आर के ऊपर, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज। देखो फर्स्ट वाला जो है ना, जिसको एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ आर बोलते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। जितना सारा प्रॉपर्टी है ना, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये वाला प्रॉपर्टी, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज में एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ आर, एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ आर। हेडिंग कर रहे हो, फर्स्ट वन इज एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ आर, जिसको हम लोग फील्ड एक्सियम भी बोलते हैं, एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज, एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज, RAIC, हाँ, एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ आर, एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ आर। देखो ये जो आर सेट है ना, हम लोग का जो आर सेट है वो तो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है। इस पे हम लोग दो ऑपरेशन डिफाइन करेंगे, दो बाइनरी ऑपरेशन, दो क्या ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है जानते हो? बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी স্যার ऑपरेशन क्या होता দুটো है? মানে সেটের মধ্যে স্যার অপারেশন স্যার, মানে সেটা बाइनरी, এডিশন হতে পারে বা কিছু মানে মানে মাল্টিপ্লিকেশন হতে পারে। हाँ, देखो बाइनरी ऑपरेशन जो है ना, एक सेट के ऊपर किया जाता है। मैं ग्रुप थ्योरी में उसके ऊपर बहुत डिटेल्स में काम करूंगा। तो ग्रुप हम लोग जब बनाएंगे ना, एक स्ट्रक्चर हम लोग, ग्रुप ग्रुप भी चालू करेंगे, कुछ दिन बाद ग्रुप भी चालू हो जाएगा, दोनों को एक साथ सभी चलाएंगे एक साथ। तो बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, मानो कि तुम्हारे पास एक सेट है, तुम्हारे पास एक सेट है, माने एक, अगर मैं एक बाइनरी ऑपरेशन का बात करूं, ये बाइनरी ऑपरेशन ऐसा है, शॉर्ट शॉर्ट में ये भी लिखेंगे, थोड़ा सा साइड में लिखते रहे। इसमें साइड में कहाँ पे लिखेंगे, चलो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप करके बाइनरी ऑपरेशन इसके ऊपर लिखूंगा, अच्छा, या फिर आप करके अगर लिखे तो यहाँ पे लिख देते हैं। बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है? ए बाइनरी ऑपरेशन, ए बाइनरी ऑपरेशन, ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट, a binary operation on a non-empty set, a binary operation
on a non-empty set, a binary operation on a non-empty set S is a mapping defined on S defined on S cross S to S, S cross S to S। समझ आ रहा है कुछ? देखो यहाँ पे मैपिंग तो तुम लोग जानते हो, मैपिंग तुम लोग जानते हो, अच्छा मैपिंग तुम लोग जानते हो। यहाँ पे देखो S क्रॉस S है, ये मेरा क्या है, मानो कि यहाँ पे S के साथ इसका क्रॉस है, यहाँ पे क्या है, S के साथ इसका क्रॉस है, और ये मेरा S है। कार्टेशियन प्रोडक्ट तुम लोग जानते हो, कार्टेशियन प्रोडक्ट तुम लोग जानते हो। तो यहाँ पे अगर कोई एलिमेंट है, कोई बोला सर मेरे यहाँ पे एक्स वाई है, तो एक्स वाई का इमेज कहाँ जाएगा, एक्स वाई, अगर ये एफ मैपिंग है, बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, एक मैपिंग होता है, कहाँ से कहाँ तक, एस क्रॉस एस टू एस। एक सेट में बाइनरी ऑपरेशन का मतलब क्या है, एस क्रॉस एस टू एस। यही बोलो तो यही एस अगर मैं आर ले लूं, अगर मेरा एस आर हो जाएगा, तो बोलोगे ये मैपिंग कैसा होगा देखने में, आर क्रॉस सर रियल क्रॉस रियल टू रियल आर ना, रियल क्रॉस रियल टू आर क्रॉस आर टू आर, आर क्रॉस आर टू आर। तो अब देखो ये बाइनरी ऑपरेशन हम लोग कोई भी मैपिंग ले सकते हैं, बाइनरी ऑपरेशन हम लोग कोई भी मैपिंग ले सकते हैं, बट यहाँ पे अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, दो मैपिंग, दो बाइनरी ऑपरेशन ले रहे हैं, एक प्लस लेंगे और एक मल्टीप्लिकेशन लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, एस ना लेके मैंने यहाँ पे आर क्रॉस आर कर दिया, टू आर, और इस ऑपरेशन को जो एफ है ना, इसको मैंने फंक्शन को मैंने एडिशन कर दिया। तो बोलो तो जैसे यहाँ पे अगर 2 3 है, ये कहाँ जाएगा, सिर्फ जोड़ना है तुमको, यहाँ पे कहाँ जाएगा, सर 5 हो जाएगा सर। 5 पे जाएगा। नॉर्मल एडिशन, अच्छा ये क्या है, नॉर्मल एडिशन है, ठीक है, नॉर्मल एडिशन। और अगर यही चीज अगर मल्टीप्लिकेशन होता, अगर यही चीज अगर मल्टीप्लिकेशन हो जाता, अच्छा मल्टीप्लिकेशन मैंने डॉट से ये किया, तो ये तब क्या होगा, 2 3 कहाँ जाता बोलो तो 6 पे जाता, 6 पे जाता, 2 3 कहाँ जाता, 6 पे जाता, ठीक है। तो एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ आर ऑन द सेट, ऑन द सेट आर, ऑन द सेट आर ऑफ रियल numbers, on the set of real numbers there are, on the set of real numbers there are two binary, there are two binary operation, there are two binary operations denoted by, denoted by plus and dot, denoted by plus and dot, there are two binary operation denoted by plus and dot called, जो प्लस है ना उसको हम लोग एडिशन बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, एडिशन, कॉल्ड एडिशन एंड multiplication, called addition and multiplication respectively, respectively, called addition and सर एंड multiplication। पे एडिशन हो ओहो क्या लिखा है मैंने, कॉल्ड सर एडिशन, अभी एडिशन हाँ हाँ, एडिशन मैंने नहीं लिखा है, एडिशन मुझे यहाँ पे लिखना था, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन respectively, this operation satisfy the following properties, this operation, this operation, ये जो प्लस और डॉट है ना, ये जो प्लस और डॉट है, ये क्या करेगा, कुछ प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करेगा। these operations, these operation, these operation satisfies the following, satisfies the following properties, the following properties, ठीक है, following properties, this operation satisfy the following properties। क्या क्या properties है ये देखो देखो इसको एक्सियम भी बोलते हैं, हाँ, प्रॉपर्टीज बोलो या फिर फील्ड एक्सियम, एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ आर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फील्ड एक्सियम भी बोलते हैं, फील्ड एक्सियम, फील्ड एक्सियम ऑफ आर,
इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फील्ड एक्सियम्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फील्ड एक्सियम्स। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फील्ड एक्सियम। ठीक है, फील्ड एक्सियम। अब कोई बोलेगा सर एक्सियम का क्या मतलब है? एक्सियम का क्या मतलब है? एक्सियम का मतलब है कि कोई चीज जिसका प्रूफ नहीं है, कोई भी चीज जिसका प्रूफ नहीं है, बट वो चीज मतलब होता है हम लोग के आमने सामने होता है। बहुत सारा चीज है जिसका हम लोग कोई प्रूफ नहीं करते, बट वो जानते हैं कि ये तो सर ट्रू है। बहुत सारा चीज है तो जिसको हम लोग एग्जाम, इसका प्रूफ नहीं होता है। अभी जो जो प्रॉपर्टी हम लोग लिखेंगे ना, कोई अगर तुमको बोले इसका मुझे प्रूफ कर दो, तो तुम बोलना कि नहीं ये प्रूफ नहीं है, इसका ये प्रूफ होगा भी नहीं, ये एक्सियम है, ये एक्सियम है। ठीक है, तो इसका कोई प्रूफ नहीं होता है। एक्सियम मतलब कुछ कुछ चीज है जिसको तुमको मानना पड़ेगा विदाउट द प्रूविंग दिस। अब उसको मान के बाकी सब प्रूव करना है, उसको मान के बाकी सब प्रूव करना है। अच्छा, मतलब एग्जिस्टेंस के ऊपर बात हो रहा है। बहुत सारा चीज लेकिन हम लोग रियल लाइफ में होता है जिसके ऊपर क्वेश्चंस नहीं करते, ये गॉड है या नहीं है वो अलग बात। तो क्वेश्चन, हालांकि कोई कोई क्वेश्चन करता है वो अलग बात है। मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ कि कुछ चीज है जिसके ऊपर तुम क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे, वही चीज होता है एक्सियम। एक्सियम का प्रूफ नहीं होता है, एग्जाम का ना प्रूफ नहीं होता है। मेन बात है एग्जाम का प्रूफ नहीं होता है। तो सर ये सब चीज को लेके हम लोग क्या कर पाएंगे? ये सब को लेके हम लोग बाकी चीज को प्रूव करना है। तो कहीं पे भी कोई भी चीज, अगर तुम्हारा कोई सोसाइटी वगैरह है, कोई कुछ भी है, तो कहीं से तो तुमको चालू करना पड़ेगा। कुछ बेसिक बेसिक चीज तुमको पहले मानना पड़ेगा कि चलो ये रूल है, एक गेम खेलना है तो ये कुछ रूल है, इस रूल को मान के हम लोग गेम खेलेंगे। उसके बाद जो जो चीज आएगा वो हम लोग देखेंगे। बट अगर वो गेम का कुछ अगर कुछ रूल ही अगर ना हो तो कैसे गेम खेलोगे तुम? तो सेम बात रियल एनालिसिस का जो कंस्ट्रक्शन किया गया ना, तो इसमें भी कुछ कुछ चीज है जिसको एज ए तुमको उसका मान लेना है कि ये तुम्हारा इसका रूल है, ये सब प्रॉपर्टीज में होगा। इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं करना है, ये प्रूफ सर ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया वो नहीं देखना। हाँ, इसके इसको छोड़ के बाकी सब जो है उसके ऊपर क्वेश्चन हो सकता है। उसके ऊपर क्वेश्चन हो सकता है, सर ये कैसे हो गया, इसके पीछे क्या कारण है, वो सब होगा। बट कोई अगर बोले कि अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज में सर जो मैं तो अभी लिखूंगा वो प्रॉपर्टी, कोई अगर तुमको बोले सर इसका प्रूफ दीजिए, नहीं इसका प्रूफ नहीं होगा। तुम बोलना कि देखो ये अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज है, आर का ये प्रॉपर्टीज है, ये एक्सियम है, तो इसका प्रूफ नहीं होता है। सर फास्ट प्रॉपर्टी है, फास्ट प्रॉपर्टी है कि पहला प्रॉपर्टी हम लोग लिखेंगे, फास्ट प्रॉपर्टी लिखेंगे जो एडिशन के लिए होगा। इसमें ऐसे लिखो तो द एडिशन एक्सियम्स, ऐसे लिखना। नंबर वन, इसको ऐसे लिखना, द एडिशन एक्सियम। या फिर एडिशन एग्जाम ना लिखे, छोड़ो एडिशन लिखे, वो ऐसे ही बोल देंगे। नंबर वन लिखो, नंबर वन लिखो, एडिशन एग्जाम लिखना जरूरी नहीं है, तो मैं वहां पे बोल दूंगा। नंबर वन, नंबर वन, एडिशन इज क्लोज्ड। एडिशन इज क्लोज्ड। सर एडिशन इज क्लोज्ड का मतलब, एडिशन इज क्लोज्ड का मतलब होता है कि तुम कोई भी दो नंबर अगर उठाते हो आर से, तुमने दो नंबर उठाया आर से, तो अगर तुम उसको जोड़ोगे, ऐड करोगे, ए प्लस बी करने में फिर से आर में आएगा। ए प्लस बी करने में फिर से वो क्या होगा? वो फिर से आर में ही आएगा। अच्छा, ए प्लस बी करने में क्या होगा? फिर से वो आर में ही आएगा। तो इसका कोई क्या नहीं होता, इसका कोई प्रूफ नहीं है। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, इसका प्रूफ नहीं होगा। ए प्लस बी, अगर मेरे पास दो रियल नंबर है, अगर मेरे पास दो रियल नंबर है, तो दोनों रियल नंबर को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो फिर से रियल नंबर ही होगा। इसका कोई प्रूफ नहीं होता है। हाँ, इसका कोई भी क्या नहीं होगा, इसका कोई भी प्रूफ नहीं होगा। क्यों? आपको बोला सर इसका प्रूफ क्यों नहीं होगा? इसका प्रूफ इसलिए नहीं होगा, कारण एक इसमें आता है, ये तुम्हारा आता है एक्सियम में। एक्सियम का हम लोग कभी क्या नहीं करते, प्रूफ नहीं करते। एक्सियम का हम लोग कभी भी क्या नहीं करेंगे, कोई प्रूफ वगैरह नहीं देखेंगे। ठीक है, एक्सियम का हम लोग प्रूफ वगैरह नहीं देखते। उसके बाद एडिशन, नंबर टू, एडिशन इज एसोसिएटिव। एडिशन इज एसोसिएटिव, एडिशन इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव क्या बोले थे? एसोसिएटिव का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट चेंज ना। एसोसिएटिव में बोले थे तुम लोगों को ब्रैकेट चेंज करना होता है। ए हाँ प्लस बी, ए हाँ प्लस बी प्लस सी, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू क्या? फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर। एसोसिएटिविटी, इसको क्या बोलते हैं? एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिविटी। ठीक है, ए एसोसिएटिविटी होगा, एसोसिएटिविटी। ठीक है, तो ये भी एक्सियम ही है,
ये भी एक्सियम ही है। नंबर 3, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। अच्छा, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ, पहले प्रॉपर्टी लिखो, मैं बोल रहा हूँ। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। देखो तो आर में एक एलिमेंट जीरो होता है ना, आर में एक एलिमेंट जीरो होता है, तो जिसके साथ अगर तुम किसी को भी जोड़ोगे तो रिटर्न में वही मिलता है ना, रिटर्न में वही हाँ मिलता है, तो हाँ रिटर्न में वही मिलता है, रिटर्न में वही मिलता है। इसी को बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। आर में ये मिलेगा तुमको, आर में ये मिलेगा। दे आर एग्जिस्ट, 11 टो प्रॉपर्टी। अच्छा, 11 टो प्रॉपर्टी एकदम दिमाग में एकदम पूरा फिक्स रखना है। अच्छा, ये आर का क्या है, ये आर का एक्सियम है। ये आर के पास एक प्रॉपर्टी है जिसका प्रूफ नहीं होता है। दे आर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, दे आर एग्जिस्ट एन एलिमेंट जीरो इन आर। आर में तुमको जीरो मिलेगा। सच दैट क्या होगा, सच दैट ए के साथ अगर तुम वो एलिमेंट को जोड़ते हो तो तुमको ए मिलेगा। जीरो के साथ ए को जोड़ोगे तो फिर से वही मिलेगा। तुम राइट में जोड़ो, लेफ्ट में जोड़ो, और ये बात सबके लिए होगा। और इस एलिमेंट को ना, इस एलिमेंट को हम लोग बोलेंगे, द एलिमेंट इज नोन एज एडिटिव आइडेंटिटी। दिस एलिमेंट, दिस एलिमेंट is called, is called, this element is called additive identity. This element is called additive identity. This element is called additive identity. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, additive identity. This element is called, this element जीरो, जीरो, जीरो लिखना था। This element जीरो is called additive identity. This element जीरो is called, इसको हम लोग बोलते हैं additive identity. इसका हम लोग additive identity बोलेंगे। देखो अभी के लिए ना, अगर तुम ध्यान से देखोगे, हम लोगों ने एक एलिमेंट का बात किया, दे आर एग्जिस्ट का बात किया। एक एलिमेंट मुझे ऐसा मिलेगा, बट यहाँ पे ना तुम लोग बोल सकते हो सर ये जो जीरो है, ये जो जीरो है, बोलो तो नंबर में जीरो क्या एक होता है? जीरो रियल नंबर में जीरो एक है क्या? ऐसा और कोई है? एक ही है। तो अभी तक देखो, यहाँ पे हम लोगों ने बात किया कि जीरो के साथ किसी भी नंबर को जोड़ोगे तो रिटर्न में वो मिलेगा, वही नंबर मिलेगा। बट यहाँ पे जो जीरो है ना, ये हार्ड वाला एग्जाम में कहीं पे भी नहीं बोला गया है कि द एलिमेंट जीरो इज यूनिक। कहीं पे देख पा रहे हो यूनिक वाला टर्म यूज किया गया? कहीं पे देख पा रहे हो यूनिक वाला टर्म यूज किया? नहीं किया ना। तो हाँ सर। यूनिक वाला टर्म जब नहीं यूज किया तो हम लोग भी नहीं यूज करेंगे। तो आपको बोला सर जीरो क्या यूनिक नहीं है? हाँ है, जीरो यूनिक है, वो थ्योरम है। जीरो यूनिक है, वो थ्योरम है, ये एक्सियम नहीं है। कोई बोला सर जीरो, प्रूफ दैट जीरो इज ए यूनिक। हम लोग प्रूफ करेंगे जीरो यूनिक है, हम लोग प्रूफ करेंगे जीरो यूनिक है। तो पहले तो तुमको जानना पड़ेगा क्या चीज तुमको प्रूफ नहीं करना है, क्या तुम्हारे पास एक्सियम है, और जो नहीं है तुम्हारे पास एक्सियम वो बाकी सब का प्रूफ होता है, ईच एंड एवरी का प्रूफ होगा। तो हम लोग प्रूफ करेंगे कि जीरो इज यूनिक। बहुत जन क्या करता है, इस स्टेटमेंट में ही ना यूनिक लिख देता है, दे आर एग्जिस्ट एन यूनिक एलिमेंट जीरो। जब तुमने यहाँ पे यूनिक लिख दिया ना, तो स्टेटमेंट गलत हो गया। स्टेटमेंट क्या हो गया, ये गलत हो गया। एक एक वर्ड का यहाँ पे मीनिंग है, ध्यान में रखना है, एक्सियम में एक एक वर्ड का मीनिंग है। हम लोग यहाँ पे जीरो जो है वो यूनिक तो है, बट अभी हम लोग वो यूनिक वाला बात यहाँ पे बोले नहीं है, वो हम लोग बोलेंगे। जो बात हो रहा है उसी को तुमको देखना है। मतलब मैं तुमको ये चीज इसलिए बोल रहा हूँ, एक चीज देखो, तो तुम लोग सभी जानते हो कि -1 × -1 करने से 1 आएगा। ये जानते हो ना सब, -1 इंटू करने से 1 आएगा। ये जो हाँ प्रूफ है सर। ना, ये जो प्रूफ है, ये कितना देखने में कितना बेसिक सा है। अब कोई बोला सर इसका आप क्या प्रूफ है, -1 × -1 करने से तो 1 होगा। ये जो प्रूफ है ये तुम्हारा कॉलेज सर्विस कमीशन में जब कोई इंटरव्यू वगैरह लिया जाता है तो ये पूछा जाता है कि -1 × -1 कैसे होगा। अब बहुत जन तो ऐसे ही सोच लेगा सर ये क्या क्वेश्चन हुआ, कोई क्वेश्चन हुआ क्या? -1 × -1 इसलिए होगा, मैं इसका प्रूफ करूंगा। पहले तो बात है सर ये कोई एक्सियम नहीं है, तो जब ये एक्सियम नहीं है इसका मतलब इसका प्रूफ आएगा। कोई चीज अगर एक्सियम है तो उसका, मैंने प्रूफ नहीं बोला, मैं तो प्रूफ बोलूंगा, पहले मुझे एक्सियम तो बोलने दो।
मैं टोटल यहाँ पे 11 एग्जाम लिखूंगा। वो 11 एग्जाम को यूज करके मैं ये सब प्रूव कर सकता हूँ। 11 एग्जाम को यूज करके मैं प्रूव कर सकता हूँ। ठीक है, 11 एग्जाम का यूज करके मैं प्रूव कर सकता हूँ। 1 ग्रेटर देन 0, 1 0 से बड़ा होता है, इसका प्रूव करो। ये सब एग्जाम में है ही नहीं, तो एग्जाम में नहीं है तो सर ये सब प्रूव करने के लिए आप किसका सहारा लीजिएगा? मैं एग्जाम का सहारा लूंगा। तो ये सब प्रूफ होगा, तो ये सब प्रूफ हम लोग करेंगे। अब कोई बोला सर 3+4 ये रियल नंबर होगा, इसका प्रूफ दे। नहीं, इसका प्रूफ नहीं होगा, क्योंकि क्या बोला गया था यहाँ पे, कोई भी दो रियल नंबर को अगर तुम जोड़ते हो तो फिर से रियल नंबर मिलेगा, तो एडिशन इज क्लोज्ड। दो रियल नंबर को जोड़ने से फिर से रियल नंबर होगा, तो ये मेरा एक्सियम है, इसका प्रूफ नहीं होता है। तो पहले ये चीज समझना पड़ेगा कि इसका प्रूफ है या नहीं है। -1 × -1 = 1 देखने में तो तुमको लग रहा है कि सर तो बेसिक है, इसका क्या प्रूफ है, बट इसका प्रूफ होता है, इसका हम लोग प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो ये सब बात है यहाँ पे। एग्जिस्टेंस ऑफ क्या हुआ? एडिटिव आइडेंटिटी। नंबर 4 एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स फॉर ए बिलोंग्स टू आर। कोई भी तुम अगर आर का एलिमेंट लेते हो, फॉर ए बिलोंग्स टू आर, तुमने क्या किया? आर से कोई भी एलिमेंट उठाया, तो तुमको देखना ऑलवेज एक बी मिलेगा, ऑलवेज बी मिलेगा। देयर एग्जिस्ट ए बी, या फिर देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू आर। देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू आर। देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू आर। बी बिलोंग्स टू आर such that a प्लस बी करने से जीरो आएगा, और बी प्लस ए करने में भी जीरो आएगा। इसको बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। इसको ऐसे वेरिफिकेशन वगैरह कर सकते हो, 5 के लिए -5 मिलता है, 7 के लिए -7 मिलता है, ऐसे तो होता है ना, ऐसे होता है। तो दिस एलिमेंट, दिस ये जो बी है ना, दिस एलिमेंट बी इज कॉल्ड एडिटिव दिस एलिमेंट बी इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। दिस एलिमेंट बी इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। क्लियर है ये वाला बात? एडिटिव इनवर्स ऑफ ए का एडिटिव इनवर्स बोलेंगे, दिस इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। हालांकि इसको हम लोग डिनोट करेंगे -a से, बट वो बाद में कर रहे हैं, थोड़ा सा रुक जाओ, वो हम लोग बाद में कर रहे हैं, वो सब रिमार्क में लिखेंगे, अभी नहीं। ये तब क्या हुआ? नंबर 4। नंबर 5 एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। एडिशन क्या होगा मेरा? कॉम्यूटेटिव होगा। एडिशन क्या होगा मेरा? कॉम्यूटेटिव होगा। एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। कोई भी दो नंबर अगर तुम a प्लस बी करो, बी प्लस ए करो, ये होगा, एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। तो ये एडिशन का प्रॉपर्टी हो गया। ऐसे ही प्रॉपर्टी हम लोग किसके लिए करेंगे? फॉर द मल्टीप्लीकेशन। मैंने अभी जो हम लोगों ने काम किया ना, ये किसके लिए हुआ? फॉर द एडिशन। अब क्या होगा? मल्टीप्लीकेशन के लिए। 6 यहाँ पे तो दूसरा कलर यूज कर रहा है, यहाँ पे चलो कोई बात नहीं। 6 मल्टीप्लीकेशन इज क्लोज्ड। मल्टीप्लीकेशन इज क्लोज्ड। मल्टीप्लीकेशन इज क्लोज्ड। ए डॉट बी करने से फिर से आर में आएगा। ए डॉट बी करने से फिर से कहाँ पे आएगा? आर में आएगा। अरे किसके लिए होगा? फॉर ऑल ए बी। मतलब तुम कोई भी रियल नंबर अगर उठाते हो और दोनों रियल नंबर का मल्टीप्लिकेशन करते हो, तो फिर से वो रियल नंबर ही होगा। ठीक है, एक क्लोज्ड है, मल्टीप्लिकेशन इज क्लोज, इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन इज क्लोज्ड। नंबर 7 मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। ये जो चीज है ना, ये बार बार मैं तुमको बोल रहा हूँ, ये चीज बार बार इसको लिख लिख के याद करना, क्योंकि ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब चीज हम लोग यूज करेंगे बहुत।
multiplication is associative. A dot B, A dot B, B dot C is equal to A dot B dot C. मल्टीप्लीकेशन इज एसोसिएटिव, ब्रैकेट चेंज, बट यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन के अंडर में हो रहा है तो इसीलिए मल्टीप्लीकेशन दिया जा रहा है. फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, मल्टीप्लीकेशन इज एसोसिएटिव या फिर एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन. मल्टीप्लीकेशन इज क्लोज्ड, कोई बोलता है कि क्लोज आर लॉ ऑफ एडिशन, तो डिफरेंट डिफरेंट, वो कोई एक ही चीज है, जस्ट बोलने का तरीका. नंबर 8, एग्जिस्टेंस ऑफ. देखो तो जब हम लोग एडिशन का बात किए थे ना, जब हम लोग एडिशन का बात किए थे तो एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी का बात किए थे, बट जब हम लोग मल्टीप्लिकेशन का बात करेंगे ना तो वहां पे क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव बोलो, मल्टीप्लिकेटिव. एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. जैसे यहाँ पे देखो, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट 0, तो बोलो तो देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट 1. रियल नंबर पे हम लोग को एक 1 मिलता है, रियल नंबर पे हम लोग को एक 1 मिलता है. देयर एग्जिस्ट 1, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट 1, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट 1 जो आर में है, सच दैट ए इंटू 1 करने से, और ए इंटू 1 करने से ए ही मिलेगा, और 1 इंटू ए करोगे ना तब भी तुमको ए ही मिलेगा. फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू क्या, आर, सबके लिए होगा. दिस एलिमेंट 1, ये जो 1 है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड, दिस एलिमेंट 1 इज कॉल्ड multiplicative identity, is called multiplicative identity of क्या, of R. This element is called multiplicative identity of R. मतलब 1 के साथ तुम लेफ्ट में ए मल्टीप्लाई करो, राइट में करो, तुमको यही मिलेगा, इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. नंबर 9, तुमको ए के लिए एक बी मिलेगा, हालांकि ये नॉन जीरो होना पड़ेगा. एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, existence of multiplicative inverse. There exists an element, there exists, no, there exists, no, ऐसे नहीं. For any A belongs to R, कोई भी तुम रियल नंबर उठाओ, बट ध्यान में रखना है जब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का बात होगा ना, जब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का बात होगा, द एलिमेंट, द नंबर मस्ट बी नॉन जीरो. देखो जब हम लोग एडिटिव इनवर्स का बात किए थे ना, तो वहां पे किसका बात किए थे, ए बिलोंग्स टू आर, ए बिलोंग्स टू आर, एनी रियल नंबर. अगर ए रियल नंबर है तो उसके लिए बात होगा, अगर ये रियल नंबर है तुमको भी मिलेगा. तो बोला सर मेरे पास ए एक रियल नंबर है, बट यहाँ पे वो नंबर मस्ट बी नॉन जीरो होना पड़ेगा, वहां पे जीरो हो सकता है बट यहाँ पे जीरो नहीं होना चाहिए. ए नॉट इक्वल टू जीरो. देयर एग्जिस्ट बी, देयर एग्जिस्ट बी, देयर एग्जिस्ट बी, देयर एग्जिस्ट बी belongs to R such that A into B is equal to 1 is equal to B into A. This element is called multiplicative inverse. This element B is called, this element B is called multiplicative inverse of क्या, of A. This element B is called multiplicative inverse of A. हाँ कुछ बोल रहे हो क्या?
अदर्स, माइक्रोफोन ऑन है तुम्हारा अदर्स? ठीक है, तो क्या बोल, दिस एलिमेंट बी इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए। लास्ट प्रॉपर्टी नंबर 10, मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव, मल्टीप्लिकेशन इज, लास्ट नहीं, ये मल्टीप्लिकेशन का और एक तो कॉमन प्रॉपर्टी है, और एक तो प्रॉपर्टी जो है कॉमन है, मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव, मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव, मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव माने ए इंटू बी करोगे और बी इंटू ए करोगे, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, बिलोंग्स टू आर। नंबर 11, नंबर 11, नंबर 11, नंबर 11, multiplication is distributive over addition, last property, multiplication is distributive, is distributive over addition, जो मल्टीप्लीकेशन है वो एडिशन के ओवर में डिस्ट्रीब्यूटिव होगा, दैट मीन्स ए इंटू बी प्लस सी, ये होगा तुम्हारा ए इंटू बी और ए इंटू सी, ए इंटू बी और ए इंटू सी, एंड ए प्लस बी इंटू सी होगा ए इंटू सी प्लस बी इंटू सी, फॉर ऑल ABC belongs to R, for all ABC belongs to R, for all ABC belongs to R, ठीक है, for all ABC belongs to R। देखो तो ये सब बात यहाँ पे हो गया, 11 प्रॉपर्टी, सॉरी, 11 प्रॉपर्टी है, ये 11 प्रॉपर्टी किसके लिए है? फॉर द सेट ऑफ रियल नंबर आर के लिए, इसको हम लोग बोलते हैं एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ आर। इसको फील्ड एग्जाम क्यों बोला गया है? हम लोग जब एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पढ़ेंगे ना, तो वहां पे देखेंगे एक कोई भी सेट अगर दो बाइनरी ऑपरेशन के अंडर में स्टार और हैच लिया, क्योंकि स्टार और हैच मैंने इसलिए लिया, मैं जब ग्रुप थ्योरी पढ़ाऊंगा, रिंग थ्योरी पढ़ाऊंगा तो मैं बोलूंगा, यहाँ पे तो तुम लोग नंबर पे काम कर रहे हो, नंबर पे काम कर रहे हो तो नॉर्मल एडिशन, यूजुअल एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन पे काम कर रहे हो, दो नंबर को जोड़ना कोई भी कर सकता है, दो नंबर को मल्टीप्लिकेशन करना यूजुअल में कर सकते हो। बट कोई बोल रहा है सर मुझे दो फंक्शन को जोड़ना है, कोई बोल रहा है सर मुझे दो मैट्रिक्स को जोड़ना है, कोई बोल रहा है सर मुझे सर क्या करना है, एक पॉलिनोमियल के साथ दूसरा वाला पॉलिनोमियल जोड़ना है, तो उस केस में ये तो नॉर्मल एडिशन नहीं चलेगा, नॉर्मल एडिशन नहीं चलेगा। तो वहां पे हम लोग ये जो ऑपरेशन है ना, ये ऑपरेशन को जनरलाइज कर लेंगे, जनरलाइज्ड मतलब इसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेंगे। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब अब कोई लिमिटेशन नहीं है, एडिशन मल्टीप्लिकेशन कुछ भी करो, बट नंबर में नहीं है, मतलब नंबर को छोड़ के भी कर सकते हो। तो जब हम लोग ग्रुप थ्योरी या रिंग ग्रुप थ्योरी आएंगे ना, तो वहां पे ये जो ऑपरेशन है ना, ये ऑपरेशन चेंज हो जाएगा। जैसे अब अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, आर के साथ प्लस, बट वहां पे जब हम लोग काम करेंगे जी पे, तो ये ऑपरेशन हो जाएगा आर्बिटरी, आर्बिटरी ऑपरेशन, आर्बिटरी माने कुछ भी हो सकता है, ऑपरेशन आर्बिटरी का मतलब कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अभी के लिए हम लोग यही कर रहे हैं, जब वो बात करेंगे तब अलग बात। अभी रियल चल रहा है। अच्छा, रियल में ऑपरेशन का मतलब क्या है? एडिशन मल्टीप्लिकेशन का मतलब नंबर वाला जो एडिशन है, नंबर वाला जो मल्टीप्लिकेशन है। एक 11 प्रॉपर्टी मैंने बोला, ये प्रॉपर्टी जो है रियल नंबर आर पे ये वाला बात हो रहा है। और हम लोग एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में जानते हैं कि अगर कोई सेट अंडर टू बाइनरी ऑपरेशन स्टार एंड हैच, जस्ट मैंने समझाने के लिए स्टार हैच इसलिए बोला क्योंकि इसमें सिंबल मैटर नहीं करता है, इसमें सिंबल मैटर नहीं करता है, ये दो बाइनरी ऑपरेशन है, माने बाइनरी ऑपरेशन मैंने बोला एफ टू एफ मैपिंग, तो ये भी है ये भी है, इसको एडिशन बोलते हैं, इसको मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं, नाम में बोलते हैं। तो एफ स्टार और हैच, क्योंकि स्टार हैच लिखना बार बार दिक्कत होता है, इसलिए हम लोग जो बचपन वाला इस एडिशन मल्टीप्लिकेशन है उसी को यूज करते हैं, शॉर्ट में हो जाता है। तो इस स्ट्रक्चर में अगर ये सब प्रॉपर्टी होगा, मैंने जहां पे मैंने एडिशन वाला सिंबल दिया है और जहां पे मैंने डॉट वाला सिंबल दिया है, अगर मैं वहां पे ये सब सिंबल को रिप्लेस कर दूं ना, तो असल में ये एक फील्ड का डेफिनेशन हो गया, फील्ड का डेफिनेशन। क्योंकि हम लोग जब फील्ड पढ़ेंगे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में, तो हम लोग देखेंगे कि एक एनी नॉन एम्प्टी सेट अंडर टू बाइनरी ऑपरेशन स्टार एंड हैच, अगर ये 11 प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, तो हम लोग बोलते हैं कि वो वाला स्ट्रक्चर एक फील्ड है, वो वाला स्ट्रक्चर क्या है, एक फील्ड है। आर ये वाला काम कर रहा है ना,
आर तो ये वाला काम कर रहा है, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, द एक्सियम इज फील्ड एक्सियम, द एक्सियम इज फील्ड एक्सियम, ठीक है। आर इज ए फील्ड एक्सियम। बोलो ये वाला बात क्लियर हो रहा है तुम लोग को? ये वाला बात क्लियर हुआ है? है ये वाला बात क्लियर हुआ है? ये टोटल 11 एग्जाम है, एक 11 एग्जाम को तुमको अच्छे से याद रखना पड़ेगा, अच्छे से याद रखना पड़ेगा, ये 11 एग्जाम को अच्छे से याद रखना पड़ेगा। ये एग्जाम है, माने इसका कोई प्रूफ नहीं होगा, कोई इसका प्रूफ नहीं होगा। इसको यूज करके हम लोग बाकी सब प्रूफ करेंगे, इसको यूज करके ना हम लोग बाकी सब प्रूफ करेंगे, इसको यूज करके हम लोग प्रूफ करेंगे कि -1 इंटू -1 1 होता है, इसको यूज करके हम लोग प्रूफ करेंगे कि 1 इज ग्रेटर देन 0, इसको यूज करके प्रूफ करेंगे कि 0 इज यूनिक, इसको यूज करके प्रूफ करेंगे कि 1 इज यूनिक, ठीक है, वो सब हम लोग प्रूफ करेंगे। अभी के लिए ये सब नहीं है। इसको यूज करके प्रूफ करेंगे कि -1 इज 1। तो -1 इज 1, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अभी भूल जाओ जो तुम स्कूल में पढ़े थे, अभी भूल जाओ, स्कूल में पढ़े हो, स्कूल में पढ़े थे, ठीक है। -1 से 1 होता है, इसका प्रूफ होगा। पहले मुझे बोलो तो ये -1 क्या यहाँ पे कहीं पे आया है? या फिर बोलो तो अभी तक यहाँ पे कहीं पे देख पा रहे हो कि माइनस वाला सिंबल आया है? माइनस वाला सिंबल कहीं पे आया है? यहाँ पे देखो तो एक बार, कहाँ आया माइनस वाला सिंबल? माइनस वाला सिंबल तो आया नहीं है। आया है माइनस वाला सिंबल, देख पा रहे हो यहाँ पे इको पार्टी में कहीं पे? माइनस वाला सिंबल नहीं आया है, माइनस वाला सिंबल नहीं आया, तो इसका मतलब यहाँ पे माइनस वाला सिंबल का भी बात नहीं हुआ है, ठीक है। मतलब अभी तक नेगेटिव पॉजिटिव, अभी तक नेगेटिव पॉजिटिव रियल नंबर क्या होता है, अभी के लिए हम लोग यहाँ पे कुछ बात नहीं की है, वो सब बात करेंगे। अच्छा, वो सब बात हम लोग करेंगे। तो 11 प्रॉपर्टी को यूज करके ये सब हम लोग काम करते हैं, मतलब ये एज ए मान सकते हो कि दिस इज द फंडामेंटल राइट। जैसे तुम अगर इंडियन सिटीजन हो तो इंडियन सिटीजन के लिए कुछ फंडामेंटल राइट्स होता है, तो ये मेरा एक्सियम है, मैंने राइट है रियल एनालिसिस पे आर के ऊपर। ये सब मैं कभी भी कहीं पे भी यूज कर सकता हूँ, कभी भी कैसे भी यूज कर सकता हूँ। एक दिमाग लिखो तो, आर इज कॉल्ड फील्ड अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, या फिर इसको ऐसे लिखते हैं, रिमार्क या रिमार्क में लिख देते हैं, रिमार्क 1, r is called field, r is called field under addition and multiplication. Number 2, we usually we usually we usually we usually denote we usually denoted a into b बाई ए बी। दो नंबर का प्रोडक्ट को हम लोग ए बी से डिनोट करेंगे, दो नंबर को प्रोडक्ट को हम लोग क्या करेंगे, ए बी से डिनोट करेंगे। दो नंबर का जो प्रोडक्ट है ना, उसको हम लोग क्या करेंगे, ए बी से डिनोट करेंगे, उसको हम लोग ए बी से डिनोट करेंगे। तुम लोगों से कुछ बात पूछते हैं, एक बात बोलो तो, ये जो प्रॉपर्टी मैंने आर के लिए किया, ये वाला प्रॉपर्टी क्या नेचुरल नंबर के लिए होगा? एक बार पूछ लेते हैं वाला बात, उसके हाँ बाद सर, क्लास में। हाँ सर वही होगा। एकदम इतना जल्दी कैसे बोल दिए? सर क्योंकि স্যার মানুষের नेचुरल আর नंबर যাদের रियल যাদের नंबर का set তাদের প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই হবে এটা। हम्म স্যার আর যেসব सर সেটগুলো कोई সুপার गॉड সেট তাদের प्रत्येকের ক্ষেত্রে এটা হবে। नहीं, गलत हो गया, क्या बोले तुम? सर सबसेट जो होगा रियल नंबर का सर उसके लिए एग्जिस्ट करेगा ये। ना, ऐसे नहीं होगा। एक बार देखो, ध्यान से देखो, एक बार ध्यान से देखो, सबसेट अगर है तो सभी चीज होगा, ऐसे थोड़ी बात है। सबसेट में सभी चीज जाएगा, ऐसा कैसे होगा? तीसरा वाला देखो तो, थर्ड वाला देखो तो, थर्ड वाला, थर्ड वाला हो रहा है। না স্যার, জিরো নেই তো ন্যাচারাল। एसोसिएटिविटी वो सब होता है, एसोसिएटिविटी होगा। जीरो कहाँ है? जीरो तो है ही नहीं। नेचुरल नंबर में जीरो है क्या? ना नेचुरल नंबर सर में जीरो नहीं है, नेचुरल नंबर में जीरो नहीं है। नेचुरल नंबर में तुम लोग थोड़ा अलग ये कर लिए, मतलब जो बात रियल नंबर में होगा वो सब में होगा, ऐसा नहीं है वो। अच्छा, वो कुछ कुछ चीज में, मतलब वो लॉजिक को थोड़ा सा रिवाइज करो। यहाँ पे बोलो जीरो जो है वो क्या इसमें है, एन में है? नहीं है।
बोलो तो ये वाला तीसरा वाला प्रॉपर्टी क्या करता है? नेचुरल नंबर से रियल नंबर को अलग करता है ना, नेचुरल हाँ नंबर से सर। रियल नंबर से अलग करता है सर। नेचुरल नंबर के पास ये वाला प्रॉपर्टी नहीं है, नेचुरल नंबर के पास ये वाला प्रॉपर्टी नहीं है। बोलो तो जेड के पास सब है, जेड के पास नेचुरल नंबर के पास सर ये वाला प्रॉपर्टी नहीं है। सिर्फ ऑब्जर्वेशन करो, अभी जेड के पास ये है, जेड के पास। हाँ सर, जेड का सर। अरे सोचो सोचो, इतना जल्दी कैसे बोल दे रहे हो तुम लोग? अभी तो चालू हुआ, आज रियल एनालिसिस पहले क्लास है। सोचो एक बार, देखो। एडिशन क्लोज, दो इंटीजर को जोड़ने से इंटीजर होता है, एसोसिएटिव होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स भी हो जाएगा, कम्यूटेटिव भी हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन क्लोज, मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिलेगा इंटीजर में फाइव के राइट लिए। सर। फाइव के लिए 1/5 क्या मिलता है? 1/5 इज नॉट ए इंटीजर, 1/5 इज नॉट ए इंटीजर। तो इसका मतलब जेड जो है वो फील्ड नहीं है। जेड एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ आर होल्ड नहीं करता है। हाँ, जेड जो है एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ आर होल्ड नहीं करता है। तो एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज क्यू देखो तो क्यू, क्यू क्या है? क्यू क्या है? क्यू, क्यू में है ना 5 के लिए 1/5, 7 के लिए 1/7। बोलो तो क्यू में ये सब प्रॉपर्टी होल्ड करता है? क्यू में ये सब प्रॉपर्टी होल्ड करता है? क्यू में ये सब प्रॉपर्टी होल्ड करता है? दो रैशनल नंबर का सम रैशनल नंबर होगा, दो 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 क्या, दो रियल नंबर का सम रियल नंबर होगा, दो रियल नंबर का सम रियल नंबर होगा। ठीक है, दो रियल नंबर का सम रियल नंबर होगा। ये सब होगा, ईच एंड एवरी काम होगा। समझ आ रहा है? हाँ सर। क्यू के लिए होगा। इसका मतलब आर क्यू में, आर एंड क्यू जानते हो दोनों ही फील्ड होता है, माने दोनों ही ये 11 एग्जाम होल्ड करता है। मतलब आर एन से अलग हो गया, जेड से अलग हो गया। आर बोल रहा है कि मेरे पास ऐसा प्रॉपर्टी है, तुम्हारे पास नहीं है, तुम भागो। क्यू के साथ आर टाई कर दिया, माने दोनों का जो ये है वो टाई हो गया। आर क्यू में एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ आर एंड एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ क्यू में कोई अंतर नहीं है। ये भी होता है, ये भी होता है। बट देखो आर तो है, आर जो है ना, इस एक ऐसा स्ट्रक्चर है रियल एनालिसिस में जिसके पास फुल पावर है, जिसके पास फुल पावर है। मतलब बोल सकते हो कि रियल एनालिसिस का एक गॉड है, इसी के अंडर में सब कुछ काम होगा। तो सर इसके पास ऐसा कुछ प्रॉपर्टी है जो क्यू के पास नहीं है, वही तो हम लोग देखेंगे। उस प्रॉपर्टी का नाम है कॉम्प्लीटनेस प्रॉपर्टी। क्या है नहीं है वो तो हम लोग बात करेंगे, लिखे थे ना यहाँ पे कहीं। नंबर थर्ड में देखो, ये वाला प्रॉपर्टी क्यू में भी होगा। नंबर थर्ड वाला जो प्रॉपर्टी है ना, वो किस में नहीं होगा? वो क्यू में नहीं होगा। क्यू में ये वाला प्रॉपर्टी नहीं होगा। जो अलग करता है आर के साथ क्यू का, क्या है नहीं है वो हम लोग बात करेंगे। आज तो जस्ट एक इंट्रोडक्शन क्लास था, स्टार्टिंग में थोड़ा सा ये वो करके बोल दिए, यहाँ पे ये होता है वो होता है, उसके बाद क्या क्या चीज़ का रिक्वायरमेंट पड़ता है नहीं होता है, ये तो चलेगा। ये सब्जेक्ट अभी चलेगा, अभी तो जस्ट इंट्रो दिया है तुम्हारे लिए। अभी सिर्फ क्या है, ये जो 11 प्रॉपर्टी है, ये 11 प्रॉपर्टी अच्छे से तुमको याद रखना पड़ेगा। ये 11 प्रॉपर्टी अच्छे से याद रखना पड़ेगा। धीरे धीरे इस सब्जेक्ट को हम लोग सामने लेते जाएंगे, धीरे धीरे इस सब्जेक्ट को हम लोग सामने लेते जाएंगे। थोड़ा सिर्फ क्या लगेगा, इसमें पेशेंस लगेगा, बहुत पेशेंस लगेगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट डेवलप होने में टाइम लगता है। अच्छा, ये सब्जेक्ट डेवलप होने में टाइम लगेगा। तो आज फर्स्ट क्लास था एनालिसिस का, जिसपे हम लोगों ने थोड़ा सा बात की है आर के ऊपर। धीरे धीरे हम लोग सामने जो जो चीज़ें वो बात करेंगे। और लॉजिक वाला जो बात है ना, मैथमेटिकल लॉजिक वाला जो बात है, मैं जब कोई प्रूव कराऊंगा, कोई भी चीज बोलूंगा, तो मैं साथ ही साथ बोल दूंगा जैसे कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या है, कैसे प्रूव करता है। जब आएगा ना मैं साइड में बोल दूंगा, तो तुम लोग वो नहीं सोचना है सर नेगेशन समझ नहीं पा रहे सर। मैं जैसे जैसे मैथमेटिकल स्टेटमेंट में लिखूंगा ना, मैं तुमको नेगेशन लिखना भी सिखा दूंगा कि नेगेशन कैसे लिखते हैं। कोई स्टेटमेंट है उसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव कैसे लिखते हैं, कोई स्टेटमेंट है उसको कॉन्वर्स में कैसे बोलते हैं, वो सब मैं लिखूंगा। तो धीरे धीरे टाइम लगेगा, अच्छा एक दिन में नहीं बनता ये सब्जेक्ट। तुम देख पा रहे हो रियल एनालिसिस वाला जो पेपर है वो 3 सेमेस्टर में, 3 सेमेस्टर मतलब थर्ड सेम, फोर्थ सेम, फिफ्थ सेम। उसके बाद ये रियल एनालिसिस खत्म होगा। उसके बाद आ जाएगा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, उसके पैरेलली मल्टीग्रेड चलेगा, उसके बाद मैट्रिक स्पेस, उसके साथ साथ टोपोलॉजी आएगा। तो इतना सारा ये है, तो तुम लोग को टाइम लगेगा। हाँ, तो आज के लिए इतना तक ही रखते हैं। तुम लोग कुछ बोलना चाह रहे हो तो बोलो, कुछ पूछना है। भाई एक मैसेज किया है मैंने, मैसेज देखा ही नहीं है। ओ वो तो बहुत पुराना मैसेज है सर, ओल्ड एडिशन है। ओल्ड एडिशन का जो बुक है ना, तुम लोग ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम लोग ओल्ड 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 एडिशन वाला बुक ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ले सकते हो। मैंने न्यू एडिशन वाला बुक इसलिए बोला क्योंकि एक ही तो बुक लेना है। न्यू एडिशन वाला बुक थोड़ा सा पढ़ने में अच्छा लगता है, नया वाला बुक पढ़ने में और पुराना वाला बुक पढ़ने में तो आज ये होता ही है। सेम बात मोबाइल में, नया फोन खरीदोगे तो अलग ही आनंद आता है, पुराना फोन लोगे, ओए पुराना फोन है, देखने में ये नहीं लग रहा है किसी दूसरे का फोन यूज कर रहा है। ये होता है ना, नया बुक पुराना बुक में कोई डिफरेंस आता है तुम लोग को बीच में? नहीं, कुछ नहीं आता है। सर हम लोग तो सर बुक कभी पढ़ते बुक हैं। पढ़ा ही नहीं।
सही बात है। अंडरस्टैंड नोट पढ़े। हाँ, हम लोग तो बुक कभी पढ़े ही नहीं है, तो नया बुक क्या होता है, पुराना भी क्या होता है सर, उसका तो कोई अंतर ही समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, हाँ सर, नया फोन और पुराना फोन का यूज किया सर। एक बार पुराना फोन खरीदे थे सस्ते में, बट लगा कि नहीं नया फोन अच्छा है, क्योंकि पुराना फोन में कुछ ना कुछ कमी रह जाता है। ठीक है, बट बुक में नया पुराना का क्या अंतर है वो समझ नहीं आता है। ठीक है, नया पुराना का ठीक है, कभी कभी दाम कम में मिल जाता है, अगर तुम पुराना बुक पढ़ सकते हो अच्छे से, कोई दिक्कत, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो सब अपना अपना ओपिनियन है, अपना अपना चॉइस है। ठीक है, तब आज के लिए तब। सर शाम में भी क्लास होगा क्या? স্যার আজকে রাতের ক্লাসটা কি হবে না একটা হবে না? না, 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 রাতে আর কোনো ক্লাস হবে না। আমি দেশের বাড়িতে এসেছি। मैं 1-2 दिन के लिए अपने विलेज में आया हूँ, तो अभी और उतना ज़्यादा क्लास नहीं कराया, तो 11 से कितना बजे तक कराए क्लास? 1-2 दिन रुको, मैं क्लास लेके तुम लोगों को ये कर दूँगा। मतलब अ, ज़्यादा क्लासेस लेंगे। अभी थोड़ा-सा रुक जाओ। अच्छा, आज का शेड्यूल में क्लास है क्या? नहीं, कौन-सा दिन है? ओहो! आज शेड्यूल में क्लास है 9 बजे। आज थोड़ा-सा एडजस्ट कर लो। अच्छा, आज थोड़ा-सा एडजस्ट कर लो, आज थोड़ा-सा छुट्टी ले लो। दूसरा दिन एडजस्ट कर देंगे, हाँ? ठीक है? হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার ঠিক আছে। आज थोड़ा-सा तुम लोग एडजस्ट कर लो। कल ओडी वाला क्लास कर लो। संडे में चला जाता हूँ, संडे मॉर्निंग में चला जाऊँगा कलकत्ता। उसके बाद क्लासेस का ड्यूरेशन वगैरह सब बढ़ जाएगा। अभी तुम लोग सिर्फ़ क्या करो, जो-जो चीज़ हो रहा है, इसको नोट डाउन कर लिए ना? रियल एनालिसिस वाला कॉपी में नोट डाउन कर लिए, या कोई रफ कॉपी में कर रहे हो? হ্যাঁ হ্যাঁ हाँ, रफ कॉपी मत यूज़ करो। স্যার এমনি एक স্যার রিয়েলাইন্সের কটা কপি হবে তো? रियल एनालिसिस से कॉपी चलবে। रियल नंबर का देखो डिपेंड कर रहा है, मैंने क्या बोला, रियल नंबर का मानो कि 12 से लेके 13 क्लास होगा। सेट इन आर का, टोपोलॉजी इन आर का उसमें होगा 20 क्लास। सीक्वेंस का भी ऑलमोस्ट मान लो कि 24 से लेके 25 क्लास होगा, सीक्वेंस चैप्टर का। इनफाइनाइट सीरीज़ का 16 से लेके 17 क्लास होगा। अब देखो कैसा ये होगा। कोशिश करो एक थोड़ा-सा স্যার मोटा वाला। हाँ, স্যার बोलो, बोलो। রিয়েলাইন্সের যে সিলেবাসটা দেখছিলাম ওটা স্যার 3টে গ্রুপে ভাগ করে हाँ, রেখেছে, গ্রুপ এ, গ্রুপ বি, গ্রুপ সি। हाँ, 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 हाँ। हाँ, তো কি হয়েছে অসুবিধা বলো? গ্রুপ এ, গ্রুপ বি, গ্রুপ সি তে? হ্যাঁ স্যার আপনি বললেন স্যার 4টে চ্যাপ্টার, তাই না স্যার জিজ্ঞাসা হ্যাঁ, করছিলাম। হ্যাঁ, হ্যাঁ, বলে দিচ্ছি, ব্যাপারটা বলে দিচ্ছি। এখানে যে রিয়াল এনালাইসিস এরা যে জায়গাটা করেছে না, এরা যে জায়গাটা করেছে ১ম দুটো চ্যাপ্টারকে একটা ফেজে রেখেছে। আমি দেখাচ্ছি তোমাকে, দাঁড়াও। এখানে তো সিলেবাসটা আমার কাছেই আছে। এই এনইপি, সিইউ, 3rd সেম, 4th সেম। এখানে সিলেবাসটা আছে। দেখতে পাচ্ছ? কোথায় গেল? এই দেখো, এটা দেখতে পারলে? এই দেখো, বলেছিলাম দেখো আগের হ্যাঁ দিনে। স্যার। এটা রিয়াল নাম্বার। এই জায়গাটা রিয়াল নাম্বার। এই জায়গাটা রিয়াল নাম্বার। আর এই জায়গাটা কি? সেটস ইন আর, বা যেটা বলে টপোলজি অফ রিয়াল নাম্বার। টপোলজি অফ রিয়াল নাম্বার। এটা হচ্ছে সিকোয়েন্স। এটা হচ্ছে সিকোয়েন্স। আর এটা হচ্ছে কি? সিরিজ। ইনফাইনাইট সিরিজ। বুঝা গেল? হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে। ঠিক আছে, কি ক্লাস এন্ড করে देबो ना? কিছু बोलो, किसी को कुछ पूछना है? হ্যাঁ স্যার ঠিক আছে ठीक স্যার, है? বাই। हाँ, ठीक है? ठीक है, चलो। चलो, बाय।